चलिए दोस्तों, 4 बज गया है। आपका दूसरा पेपर भी खत्म हो चुका है। गौरव, हम आपके साथ आ चुके हैं इस पेपर के विश्लेषण के लिए। तो 6 बजे तक खत्म कर देंगे। 1 घंटा 1.5 घंटा तो लगेगा विश्लेषण करने के लिए इसका। और बिल्कुल सटीक विश्लेषण, प्रश्न कहाँ से पूछा गया, क्या नेचर है, उसकी अप्रोच। और पेपर बहुत सरल था, मतलब अगर अप्रोच बेस देखा जाए तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते थे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या रहा पेपर का नेचर। तो पहला प्रश्न है, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? ठीक है। और आंसर इसका जो है वो है महाराष्ट्र। बहुत ही सरल प्रश्न है। और दोनों प्रश्न प्रार्थना समाज और ये दो आए हैं, और दोनों ही महाराष्ट्र से आए हैं। और बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, दादोबा पांडुरंगा। उन्हीं के प्रयासों से परमहंस मंडली बनी। ये एग्जैक्टली एक तो आपके सिलेबस में है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट सबने करा ही होगा, क्योंकि बेसिक हम परमहंस मंडली, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज वगैरह पढ़ते हैं। दूसरा, इसका एक और करंट अफेयर से रिलेवेंट है। 2022 में अगर आप थोड़ा सा पीआईबी वगैरह पढ़ते हो, तो उपराष्ट्रपति जी गए थे महाराष्ट्र। तो वहां पर उन्होंने मतलब एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारी आजादी के गुमनाम नायक, जिनको हम पढ़ाते नहीं है, जिनको हमने सिलेबस में शामिल नहीं किया, उनको अब हमको जो है वो पढ़ाना है, वहाँ के सिलेबस में इसको डालना है। क्योंकि एग्जैक्टली महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी जो है, अगर कहा जाए, उसको 160 साल हो गए थे। तो उसका एक कार्यक्रम था, महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के 160 साल पूरे होने का। तो उसमें उन्होंने ये सब नाम लिए थे, परमहंस मंडली का नाम लिया था, प्रार्थना समाज के बारे में उन्होंने बात करी थी, वसुदेव बलवंत फड़के के बारे में तक उन्होंने बात करी थी कि भैया वो क्रांतिकारी रहे यहाँ पर। तो ये उससे भी जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये हमेशा याद रखना, बहुत सिंपल सा है। यानी महाराष्ट्र में ही हुआ है, और इसका एक शाखा फिर जो है वो सूरत से भी जुड़ी थी। नाम जो था वो जिन्होंने खड़ा करा था वो था दादोबा पांडुरंगा। वैसे अगर किसी को पांडुरंगा पता होता, तो पांडुरंगा एक वर्ड तो महाराष्ट्रियनों के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो काम का, मतलब हमेशा महाराष्ट्रियन जो, जैसे आप पांडुरंगा बोलोगे तो तुरंत ही दिमाग में जो है वो महाराष्ट्र जो है वो आ जाएगा। तो ये 1849 में घटित हुई थी। एक तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, दूसरा 2022 से मैंने इसको कनेक्ट करा करंट अफेयर से, तो वो आ सकता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी कल परसों ही मैं जो है वो मालवा सल्तनत की कहानी सुना रहा था, तो मैं बता रहा था कि कैसे मोहम्मद बिन तुगलक की असफलताओं के कारण 1336 में दक्षिण भारत में दो भाई हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। और फिर विजयनगर साम्राज्य के कॉम्पिटिटर के रूप में जो है वो बहमनी साम्राज्य भी दक्षिण में स्थापित हो गया। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, उसकी असफलताओं में दो ही चीजें जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो मानी जाती हैं। एक, विजयनगर एम्पायर, और दूसरा बहमनी। क्योंकि वो अपनी कैपिटल जब देवगिरी से वापस लेकर आया, उसने क्या करा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल जो है वो दक्षिण की ओर ले गया। तो वहां से जब वो कैपिटल को वापस लेकर आया, तो वहां दक्षिण में एक मैसेज, यही शब्द मैंने अभी कल परसों जो है वो मतलब जब एक स्टोरी सुना रहा था, तो उसमें जो है वो मैं बता रहा था यहाँ पे। तो उस कैपिटल को लेकर आया, तो इसके कारण जो है वो ये कहानी आई विजयनगर की। अच्छा, हमेशा ध्यान रखिए, एग्जाम को बहुत सोच के करिए। जरूरी नहीं कि इस बार पढ़ लिया तो अगली बार जो है वो नहीं आए, हो सकता है कि यही क्वेश्चन अगली बार आ जाए। विजयनगर साम्राज्य इस बार 1336 आ गया। 1347 में बहमनियों ने, ठीक है, अपना खुद का जो है वो हसन गंगू जो है अगर कहा जाए, उसने बहमनी एम्पायर स्थापित किया था, बहमनी। ये दो क्वेश्चन हो गए, ये बेसिक से थे, है ना। तीसरे के ऊपर आते हैं। तीसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को से शुरू हुआ था? 7 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 6 अगस्त? ये बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक में एक बिल्कुल ऐतिहासिक जो है वो कार्यक्रम हुआ। गांधी जी ने डू एंड डाई का, करो या मरो का, यूसुफ मेहर अली का नारा दिया। ठीक है। और उसके बाद ये घोषणा हो गई कि कल से अब हम ये आंदोलन शुरू करेंगे। यानी 8 तारीख को ये एग्जैक्टली पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ, एक बैठक हुई ग्वालियर टैंक में, और वहां ये 9 अगस्त को सुबह सुबह ये आंदोलन टेक्निकली शुरू हुआ। कांग्रेस के जितने बड़े लीडर थे, जितने, वो सब अरेस्ट हो गए। लेकिन कुछ ऐसे लीडर थे जो अंडरग्राउंड हो गए, जो अभी चर्चा में भी चलता रहता है। जैसे अगर जयप्रकाश नारायण की बात करें, तो वो भूमिगत हो गए थे, मतलब वो अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आए। तो इस तरह से 8 अगस्त को टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं अगस्त क्रांति डे। उस दिन महात्मा गांधी ने एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कालजाई कालजाई स्पीच दी थी ग्वालियर टैंक में। और उसमें जो है वो उन्होंने कहा था डू एंड डाई। और फिर 9 तारीख को सुबह जो है वो ये आंदोलन जो है वो टेक्निकली अगर कहा जाए शुरू हुआ। और जब शुरू हुआ तो बड़े जितने भी कांग्रेस के लीडर थे, वो सब बेचारे क्या हो गए, अरेस्ट हो गए, और कुछ अंडरग्राउंड हो गए। तो अंडरग्राउंड तरीके से ये अंडरग्राउंड जो है वो लीड करते रहे।
इस हिसाब से प्रश्न पूछने वाले ने कोई गलत वो नहीं करा। जैसे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार नो क्यों नहीं पूछा, आर्ट मतलब ये जो है वो अगर कहा जाए क्यों पूछा, तो नो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अगला जो है वो अगर कहा जाए पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ो पंडित होई, ये पंक्ति कबीर की दो तो पंक्ति सबको याद रहती है। पहला, ठीक है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कछु होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। मैं तो कबीर जब क्लास में भी अपने ऑफलाइन वगैरह में पढ़ाता हूँ तो कबीर की ये कहानी भी कि पोथी पढ़ पढ़, मैं बोलता भी हूँ कि आप बड़ी से बड़ी किताब पढ़कर भी अगर कहा जाए कि मतलब अगर कहा जाए वास्तविकता को नहीं समझ सकते इसमें। व्यवहारिक ज्ञान एक अलग चीज होता है, किताबी ज्ञान एक अलग चीज होती है, तो आपको व्यवहारिक ज्ञान जो है लेना है। तो ओवरऑल कबीर की रचना है, और दूसरी जो है वो अगर कहा जाए शिक्षकों के ऊपर, समाज के ऊपर कबीर ने इतना कुछ लिखा कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, और आपको आने वाले समय के लिए मैं एक और बता दूं, राज्यसभा के ऊपर कबीर का एक पूरा 30 मिनट का वीडियो ही है, वो आप जब राज्यसभा चैनल देखें तो उस पर देख सकते हैं। अगला है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी। अब ये भी आएगा क्योंकि देखो गांधी जी के आंदोलनों की तो शुरुआत ही चंपारण से हुई। 1915 में गांधी जी भारत आए, फिर उसके बाद उन्होंने जब मतलब जैसे टेक्निकली अगर कहा जाए कि आंदोलन का हिस्सा जब बनना शुरू हुए तो वो चंपारण से ही जो बने। तो चंपारण में उस समय 3 घाटी, अब 3 घाटी भी समझ लीजिए, 3 घाटी मतलब देखो क्या है, बिहार यूपी में जाओगे तो बीघा चलता है। ठीक है, एक जो बीघा होता है, मैं इसमें टाइम भी लूंगा और आंसर सटीक तक भी लेके जाऊंगा कि जिसमें कोई कंफ्यूजन आपका हो ही ना। एक बीघा जो होता है वो 20 काठ का होता है, 20 काठ। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या कर रखा था कि 3 काठिया यानी 3/20, यानी जमीन का ये जो अगर कहा जाए इसको अपन 20 हिस्सों में डिवाइड कर दें छोटे छोटे, इन 20 हिस्सों में से ये 1 बीघा जमीन है, इसको सपोज अपन ने 20 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो इनमें से 3 पर कंपलसरी आपको नील की खेती करना। और नील की खेती का जो नील जो है उसका इस्तेमाल कपड़े को एग्जैक्टली व्हाइट करने में होता है ना, जो कपास होता है वो बिल्कुल ट्रूली व्हाइट नहीं होता, एकदम बिल्कुल सफेद ऐसा नहीं होता, उसके लिए इस्तेमाल होता था। और ऐसा कपड़ा केवल पश्चिमी देशों में उपयोग होता था, और नील का पूरा व्यापार भी पश्चिम में होता था, इसलिए यहाँ के किसान बर्बाद हो गए। ठीक है, उनको प्रॉपर जो है वो जो कीमत होती थी वो मिलती नहीं थी, इसलिए ये मुद्दा छाया रहा। हालांकि उसी समय भी यूपीएससी 2 साल पहले ये पूछ लिया है, जर्मनी में जब सिंथेटिक डाई आई, ये प्रश्न अगर आप पुराने पेपर सॉल्व करते उससे भी हो जाता, सिंथेटिक डाई आई तो फिर ये समस्या थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो निर्भरता थी किसानों के ऊपर, जो ज्यादा दबाव था वो कम हो गई है ना। तो 2 बूंदों वाला ये सब सिंथेटिक डाइयों ने जो है वो जगह बना ली मार्केट के अंदर। तो आंसर है 3 काठिया, 3/20 हिस्से के ऊपर, यानी एक अगर कहा जाए बीघा के अंदर यहाँ पर। अगला है सांथाल विद्रोह, अभी प्रधानमंत्री जी गए थे। ठीक है, और बकायदा अभी आपने देखा होगा बिरसा मुंडा, सिद्धो, भीमा नायक, ये इनके ऊपर तो इतना चल रहा है जनजातीय लीडरों के ऊपर कि अगर आप नहीं पढ़ रहे तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो अगर हम जैसे झारखंड चले जाएं तो संथाल, ऐसे ही संथाल ट्राइब तो आपको पता ही होगा, हमारी जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो खुद संथाल ट्राइब से हैं उड़ीसा में। ठीक है, तो वो भी आपको लिंक, उन्होंने भी कई बार जो है वो जो है वो अगर कहा जाए अपने भाषणों में इस बात का जो है वो उल्लेख किया। तो झारखंड में 2 नेता थे, एक का नाम था सिद्धू और एक का नाम था कानू। इन दो ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है अगर कहा जाए कि 1855 में ये टेक्निकली जो है वो आंदोलन जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ स्टार्ट किए। इसको ही संथाल रिवॉल्ट या संथाल जो है वो विद्रोह जो है वो कहा जाता है, सिद्धू और कानू के नाम से। तो ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। इसको टेक्निकली अगर हम कहें कि बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड हो या कुछ इसमें ऐसा हो, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब आपको जो दिक्कत आई होगी। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आते हैं। अगला है प्रार्थना समाज। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि एक ही राज्य से दोनों उन्होंने जो है वो उठाए। अब प्रार्थना समाज को खड़ा करने में आप नाम देखो है ना, आत्माराम पांडुरंगा, महादेव गोविंद रानडे, नाम में ही, सरनेम में ही अगर कहा जाए, ठीक है, आपको दिख रहा है कि जैसे अगर एक सिंपल सी लॉजिक है ना कि आप खुद कुछ चीजें तो आप सरनेम से भी पकड़ सकते हो क्या, हाँ यार ये चीज जो अगर कहा जाए, जैसे अगर कहा जाए कि रामास्वामी, तो उन्होंने कहा अच्छा तमिलनाडु का ही होगा या केरला के होगा, मतलब वहां अंदाज भी मार सकते हो। तो आत्माराम पांडुरंगा, महादेव गोविंद रानाडे, ये ऐसे जो है अगर कहा जाए लीडर थे जिनने प्रार्थना समाज को खड़ा करा। और एक महाराष्ट्र में अगर कहा जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्योंकि बंबई में स्टार्ट हुआ था 1867 में प्रार्थना समाज, और बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्म्स। जब हम महाराष्ट्र में सोशल रिफॉर्म्स पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो अगर कहा जाए प्रार्थना समाज का माना जाता है। तो ये जिसने ज्योतिबा फुले लिखा, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ज्योतिबा फुले ने तो और भी जो है वो सत्य शोधक समाज शुरू किया था,
गुलाम गुरी उनकी किताब जो थी, हालांकि कई बार बच्चे एलिमिनेट करते हैं तो हो जाता है, ऐसा नहीं। ओवरऑल प्रार्थना समाज में महाराष्ट्र आ गया समझ में। निम्न से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? अजंता, जबरदस्त। हिंदुस्तान में अपनी सबसे फेमस अगर बौद्ध कैव है तो अजंता की है ना, जातक कथाओं के लिए फेमस है। ठीक है, वहां पर अगर कहा जाओगे पद्म पाणी की पेंटिंग आप देख लो, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं के ऊपर जातक स्टोरीज देख लो, वाकाटक डायनेस्टी, ठीक है, या अगर हम बात करें कि गुप्त शासकों के शासनकाल की वो गुफाएं हैं, उनसे मिलती जुलती वैसी की वैसी गुफाएं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में धार में है, बाघ की गुफाएं, उनमें भी आपको बुद्धिज्म से जुड़ी हुई लाइफ मिलेगी। वहां भी अगर कहा जाए वज्रपाणी पत्रपाणी की जो है वो पद्म पाणी की पेंटिंग्स मिलेंगी। सांची बौद्ध गुफाएं, यानी सांची के आसपास के क्षेत्र में जो है अगर कहा जाए कि स्तूप वाला जो क्षेत्र, ये मतलब जैसे कहा जाए कि सांची के अंदर स्तूप जो है वो अपने लिए जो है वो फेमस। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न को अगर जो पूछा जाए उसमें आप अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रश्न पूछ रहा है बौद्ध स्थल नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, उसके अंदर वो बौद्ध गुफाओं के बारे में जो पूछ रहा है। एक सेकंड, बार बार एरर आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा बस, एक सेकंड, इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूं। अच्छा, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, एक सेकंड बस रुकिए। हाँ, तो एक मिनट, तो अपनी दो तो बात हुई गई थी है ना, अजंता बाघ अपन ने अभी चर्चा करी ली। अब आते हैं सांची के ऊपर और बोलसार के ऊपर। पहले तो समझ लीजिएगा कि सांची में कोई भी कैब नहीं है, सांची में स्तूप है। इसलिए ये क्वेश्चन तो अगर हम इस नजरिए से देखें कि सांची को लगाना है तो जिनने सांची लगाया वो बिल्कुल सही है। हालांकि बलसार में कहाँ बौद्ध अगर कहा जाए कैब है वो मुझे आइडिया नहीं। अब ये क्वेश्चन में उलझन ये है, मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं अगर लगाता तो सांची लगाता। उसको ऐसे समझ लीजिए कि अजंता में तो है ही कैब, गुफाएं साफ है, बाग में भी गुफाएं बिल्कुल साफ है, सांची में गुफाएं नहीं है, स्तूप है, लेकिन सांची के पास उदयगिरी में जो है वो गुप्तकालीन गुफाएं हैं जिनमें कुछ बौद्ध धर्म से भी जुड़ी हुई है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वो उदयगिरी में है, विदिशा के अंदर, सांची रायसेन में आता है, तो दोनों में जो है वो। और बलसार, बलसार को जिसको अपन भलसाड़ एग्जैक्टली कहते हैं, तो भलसाड़ में तो नहीं, भलसाड़ के पास जूनागढ़ जो है वहां पर जो है वो बौद्ध कैब मिल जाएंगी। तो आंसर जो है वो अगर कहा जाए यही होना चाहिए। ठीक है, अब वो तो आंसर शीट वाला क्या लगाएगा वो उसके ऊपर, पर मैं तो यही लगाता अगर लगाता था। अगला है तहकीक हिंद किताब के लेखक कौन है? जब भी भारत पर आप मतलब अगर कहा जाए सिंध क्षेत्र से आक्रमणों को देखते हैं तो पहले अरब और पहले तुर्क आक्रमणों की कहानी कुछ दो तीन किताबों में, जैसे पहली किताब हमेशा चचनामा याद रखना, क्योंकि उसमें जो है कैसे सिंध क्षेत्र से भारत के ऊपर पहला अरब आक्रमण हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे आक्रमण किया वो चचनामा में। अब जब महमूद गजनबी गजनी भारत आया तो वो अपने साथ एक स्कॉलर को लेकर आया, अल बरूनी, जिसने पहले, क्योंकि इसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी भी कर चुके हैं अल बरूनी की, कि उसने कैसे यहाँ के ग्रंथों को, यहाँ के वेदों को, यहाँ का लिटरेचर जो था, धार्मिक ग्रंथ है, उनको कैसे ट्रांसलेट करा। ठीक है, वो पहला स्कॉलर था जिसने ट्रांसलेट करे, तो वो अल बरूनी था जिसने तहकीक हिंद, यहाँ पर अगर कहा जाए उसको किताबुल हिंद भी कहते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत है ना कि किताबुल हिंद तहकीक हिंद एक ही है, कुछ अंतर नहीं। तो इसका आंसर तो जो है वो अलबरूनी है, तो वो तो बेसिक ही है, मैं मुझे लगता है कि सबको बनी गया होगा, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं। परंपरा के अनुसार अलबार और नयनारों की संख्या कितनी है? कोविड जब आया था तो मैं डिस्कवरी चैनल पर एक ऐड देखता था, मीनाक्षी अम्मम टेम्पल का एक पूरा के पूरा सीरीज चलाया था, जिसमें बताया था कि मीनाक्षी देवी जो है उनका विवाह कैसे हुआ, कैसे शैव और वैष्णव कॉन्फ्लिक्ट उस मैरिज के बाद खत्म हुआ। उसमें ना जाने कितने बार, रोज कम से कम 10 बार वो ऐड आता था टीवी के ऊपर। तो उसमें बताया गया था कि दक्षिण भारत में 6th और 7th सेंचुरी का जो समय था, उस दौरान विष्णु को जो मानने वाले थे उनको हम आम भाषा में अलबार बोलते थे, जो भगवान जो है विष्णु की उपासना करते थे वो समझ। और जो शिव की उपासना करते थे, नाग से याद रख सकते हो ना, सांप से, वो उनको नयनार कहा जाता था। नयनार संतों की भगवान शिव को, दक्षिण में आपको मालूम है शैव टेम्पल जो है वो ज्यादा है, वहां पर शैव धर्म को मानने वाले भी ज्यादा हैं। तो वहां पर जो उन संतों की संख्या थी वो थी 63। तो वो शैव थे जो 63 थे, और वैष्णव थे वो 12 थे। इनके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा जो है वो चलते रहे, और ये सब भक्ति आंदोलन का इनिशियल फेज माना जाता है, शुरुआती फेज। फिर बाद में यही भक्ति आंदोलन नए रूप में उत्तर भारत लेकर आए थे रामायण। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन तो बहुत, ये वाला तो बिल्कुल बहुत टफ नहीं है। यानी इस पेज के जो 10 क्वेश्चन अभी मैंने देखे, यानी जितने भी अभी ये 10 देखे हमने, इन 10 में से केवल एक क्वेश्चन में उलझन है, वो है बलसार।
और आंसर इसका सांची होना चाहिए, क्योंकि सांची में कोई भी कैब नहीं है, स्तूप, और स्तूप को कैब कहना गलत बात हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मतलब वो अलग अलग चीजें हैं दोनों यहाँ पर। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पेज पे क्या क्वेश्चंस हैं। अब अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक थी? अगर ये क्वेश्चन आपका गलत है तो ये आप अपनी ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर पाए, ये ध्यान रख लीजिए। मतलब मैं बिल्कुल साफ बोलूं, पिछली बार जब नागालैंड आया है -6%, पिछली बार नागालैंड का आया था -6%। तो जब नागालैंड का माइनस आया तो प्लस वाला भी पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, तो इस बार वो प्लस का पूछ लिया उसने। तो उसका आंसर है मेघालय। मेघालय में 27.9%, 50 बार। अब मैं अपने मुंह से तो नहीं बोलूंगा, अगर कोई मेरी टेस्ट सीरीज वाला इसमें हो ना, ये पूरा पेपर आप देख लोगे 90%, 95%, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं, ये सब मैंने क्वेश्चंस इसीलिए पंच करे क्योंकि उनको लिंक करा। पीएससी की आदत है कि वो वही वही चीजें घुमाती है। तो मेघालय में ओवरऑल जो है अगर कहा जाए 27.9%, सबसे ज्यादा। यूनियन टेरिटरी में तो दादर नागर नागर हवेली में सबसे ज्यादा रही, बट मेघालय के अंदर सबसे ज्यादा रही और सबसे कम नागालैंड में रही। तो ये पिछली साल का हो गया, इस साल का हो गया, एक ही प्रश्न को दो जगह टीप दिया उसने। ठीक है, अगला आता है, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकॉन्ग कॉमन है। थोड़ा सा अगर आपने एशिया का कभी मैप देखा होगा, सबको मालूम है कि कभी भी जो है जहाँ गंगा है वहां थोड़ी हो जाएगी, तो अपन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो मेकॉन्ग का संबंध बांग्लादेश से, जिसने लगाया बिल्कुल सही लगाया, बिल्कुल सही आंसर जा रहे हैं जिस बच्चे के ही बिल्कुल। मेकॉन्ग का संबंध बांग्लादेश से हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि वो चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम होते हुए बहती। तो कंबोडिया भी है, वियतनाम भी है, लाओस भी है। एक ही जगह से उठाए 4-5 क्वेश्चन। सोचो, पेपर सेटर वाला दिमाग ही नहीं खर्च कर रहा। ये जो 12, 13, 14, 15 है ना, ये सब एक ही एक उसने मैप देखा, उसी से पेपर टीप दिया पूरा। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, लाओस के अलावा इसमें चीन लगा लो। ठीक है, आपका म्यांमार लगा लो, यहाँ पर जो है वो मेकॉन्ग बहती है। तो इस तरह से आंसर जो है वो बांग्लादेश से नहीं बहती, ये बिल्कुल जो है वो सही है। अगले के ऊपर आते हैं। अगला है 90 ईस्ट रिग्स। अभी जो ये फोटो जहां से वो बांग्लादेश का उसने देखा ना, वही इंडियन ओशन में, ये बांग्लादेश के आसपास के पूरा जो थाईलैंड, म्यांमार वाला क्षेत्र है, वही 90 ईस्ट रिग्स या 90 डिग्री जो है वो कटक के नाम से जो है जाना जाता है। तो वो इंडियन ओशन, मतलब कोई उसने दिमाग नहीं लगाया, वहीं से जो है वो क्वेश्चन उठाया और उसी क्वेश्चन के बगल से क्वेश्चन उठा लिया, वो सेम के सेम। कि देखा उसने, अच्छा यार इनमें से कौन कौन से देश में जो है वो लैंडलॉक नहीं। अरे तो एशिया में जाओगे तो सबसे पहले तो लाओस तो रटाया ही जाता है, कोचिंग में कोई भी पढ़ाता होगा लाओस, क्योंकि वो थाईलैंड, ठीक है, और चीन और इधर से वियतनाम के बीच में फंसा हुआ है लाओस। तो लाओस तो फेमस है। भूटान और नेपाल तो कॉमन ही है, सबको मालूम है कि लैंडलॉक है। तो बचा क्या? केवल और केवल थाईलैंड। ऐसे भी सबको मालूम है यार, थाईलैंड में आप बैंकॉक चले जाओ, यहाँ पर अगर कहा जाए थाईलैंड के पास एक गल्फ है, ये उसका नाम ही गल्फ ऑफ थाईलैंड है। अगर हम अंदर ना जाएं, केवल मैप में इतना ही समझते हो कि यार गल्फ ऑफ थाईलैंड प्लस चलो वो ना, नेपाल तो सबको मालूम है, भूटान सबको मालूम है। और अगर ने स्थल रुद्र देव, कभी भी आपने कोई पेपर देखा हो, कोई भी जो गाइडों का हो या कुछ में, एशिया के स्थल रुद्र देशों की जब भी बात आती है, तो सबसे पहले अगर कहा जाए जो दक्षिण पूर्वी एशिया वाले देश हैं, उसमें हमेशा लाओस का नाम आता है, हमेशा ही लाओस का नाम आएगा। क्योंकि वो वियतनाम, थाईलैंड, चीन के साथ बेचारा बीच में जो है वो फंस गया। एक जगह से नकल मार ली, सोच लो, पूरी एक जगह से। अगला है, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? भारत में पवन ऊर्जा की क्षमता महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, ये तो सही होगा। गुजरात में लगभग देश का कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 22%, ये भी सही है। 2021 में तमिलनाडु में पवन ऊर्जा, अभी मैंने एक टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, तो मैंने बोला था कि जो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा जो है वो संस्थान है वो चेन्नई में। पवन ऊर्जा, तो मैंने बच्चों को बताया था कि पवन ऊर्जा के लिए ज्यादातर कोस्टल बेल्ट, जो कोस्ट होता है, समुद्र यानी क्षेत्र है, वहां पर पवन ऊर्जा की संभावना ज्यादा है। और पवन ऊर्जा की क्षमता में मध्य प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी आप में कंफ्यूजन हो जाए, तो इस प्रश्न का उत्तर के लिए मैं स्क्रीन रोककर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाता हूं कि ये एग्जैक्टली कोस्टल बेल्ट में डेवलप होगा, है ना। तो देखें अपन, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोली, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की। ये मैं गया विंड के ऊपर, ठीक है, यहां से मैंने ये विंड खोला, ठीक है। अब आपको ये विंड का अचीवमेंट दिख रहा है। तो विंड में आपको दिख रहा है आंध्रा, ठीक है, अगर कहा जाए बेसिक, ये तो क्षमता के हिसाब से लिखे हुए हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये मध्य प्रदेश यहाँ पर 15 लिखे, ये तो ऊपर नीचे अगर कहा जाए क्रम में। लेकिन टेक्निकली अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो तमिल, ये ज्यादा डार्क वाले देखो, तमिलनाडु 9,608, फिर उसके बाद गुजरात 8,500 जो है वो 21,
फिर उसके बाद जो है महाराष्ट्र 5,000, फिर जो है वो कर्नाटका 4,938। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश इसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, यहाँ मध्य प्रदेश में केवल कितना लिखा, 2519, इससे ज्यादा मध्य प्रदेश में लिखा ही नहीं है कुछ भी। तो इस तरह से हम आसानी से इसको जो है वो अगर कहा जाए आंसर तक जो है वो जा सकते हैं कि ये जो है वो क्यों गलत है। और ज्यादातर जो पवन ऊर्जा होगी वो मैंने आपको बताया कि तटीय, ये भी प्रश्न मैंने अभी टेस्ट में जब दिया था और बच्चों से डिस्कशन किया था तो बताया था कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में ही क्यों स्थापित किया गया है ना। तो इसीलिए मैंने दिखा दिया कि कंफ्यूज्ड आप जो है वो ना हो जाओ कि यार दक्षिण के राज्यों में ही क्यों होगा और कैसे होगा यहाँ। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। इसमें एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, यहाँ वाला ही, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत सबसे अधिक है। जिस बच्चे का ये पेपर है वो इंटेलिजेंट तो है। ठीक है, मिजोरम। सब क्वेश्चन ही सही जा रहे हैं ज्यादातर अभी तक। एग्जैक्टली देखो, ये फैक्ट अगर आपको याद नहीं तो गड़बड़ बात है। हमेशा याद रखिएगा कि जो बुनियादी, जैसे हम जानते हैं कि भाई भारत के अंदर केरल में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, केरल के बाद जब भी बात आती है तो मिजोरम की आती है ना। तो फीमेल में भी अगर कहा जाए कि केरल नंबर 1 पे है, मिजोरम नंबर 2 पर है, ये हमेशा याद रखिएगा ना। तो ये तो बेसिक सा प्रश्न था, कुछ समझाने वाली बात जो है उसमें थी नहीं। अगले पेज की ओर आ जाते हैं। अगला है, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। हमारे देश में मुख्यतः हेमाटाइट मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं, ये बिल्कुल सही है। देश में लोहे के अयस्क के कुल संचित भंडारों का 80% झारखंड उड़ीसा में है, ये गलत है कि केवल 2 ही राज्यों में, ये ऐसा नहीं। कर्नाटक राज्य का बेल्लारी लौह अयस्क के प्रमुख खनन क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा फेमस है बेल्लारी। अभी तो बेल्लारी रेड्डी ब्रदर्स का केस कितना चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी है वहां। और मयूरभंज जिले में लौह अयस्क उड़ीसा का महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये भी सही है। अब आप कहोगे कि ये कंफ्यूजन है, तो इसके लिए ही मैंने यहाँ पर, मुझे जहां लगता है कि बच्चे को कंफ्यूजन होगा, मैंने एनसीईआरटी खोल के रखी। ये मैंने एनसीईआरटी खोली। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं, खुद एनसीईआरटी वाले क्या कह रहे हैं। ये लोह अयस्क गए, तो लोह अयस्क में आपको दिख रहा है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट महत्वपूर्ण, ये हमारे यहाँ होगा ये पहला। दूसरा वो ये कह रहा है कि लोह अयस्क में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, इन चार को मिलाएं तो 97। अब आप कहोगे वहां तो 80 पूछा है, तो जस्ट इसके पिछले साल की एनसीईआरटी अगर हम देखें, ये तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट वाली, पिछले साल की एनसीईआरटी में उन्होंने देखिए उड़ीसा को 52% रखा, झारखंड को जो है वो 11% रखा यानी 52 से 62, छत्तीसगढ़ को 16% रखा, कर्नाटक को यानी 52 प्लस 16 अगर मिला लें तो इन तीन को मिला लें यानी 80% को अगर हमको लाना है तो 52 प्लस 16 प्लस 11 है ना, 6 और 2 8 और 1 9 और 5 और 1 6 और 1 7, तब जाके यानी इसमें उड़ीसा के साथ आपको छत्तीसगढ़ और झारखंड को शामिल करना पड़ेगा, तब जाके। ये मैंने एनसीईआरटी में जो डाला उसके हिसाब से बता रहा हूं। अब रही बात कि वो बेल्लारी, यानी जो प्रश्न में पूछा है उसमें यहाँ पर बेल्लारी और मयूरभंज, तो खुद देख लो। जो बेल्ट है भारत के अंदर, नंबर 1 इज बेल्लारी चित्रकूट चिकमंगलूर बेल्ट, पहले ही नाम पे लिखा हुआ है बेल्लारी सबसे इंपॉर्टेंट बेल्ट है, तो ये तो हो गया। दूसरा, अगर मैं बेल्लारी के बाद अगर इधर चले जाऊं उड़ीसा में, तो उड़ीसा झारखंड पेटी लिखा हुआ है, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा है, मयूरभंज और केंदुझर जिलों के बादाम पहाड़ों के खदानों से निकाला जाता है। ये 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक है जिसमें ये आंकड़े जो है वो डले हुए हैं। उस हिसाब से अगर वो 80% वाला, अभी वो क्या लगाएगा वो तो वही जाने, और ऑब्जेक्शन भी लगाने वाले लगा ही देंगे, लेकिन जो टेक्निकली मैंने आपको बताया कि अगर हमको राज्यों को गिनना है तो 4 राज्य शामिल करना पड़ेंगे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड। और अगर हम, क्योंकि देखो सर ये बुक जो है वो कब की है, 2023-24 का बुक है, और ये जो बुक है ये कब का है, ये जो मैंने खोला हुआ है ये 21-22 का संस्करण है। अब 21-22 के संस्करण में अगर वो मान के चलो 52 प्लस जो है वो अगर 11 दे रहा है यानी 52, 62 और 63, तो 20% के फिगर का डिफरेंस है। इसलिए मेरे हिसाब से जो है वो अगर कहा जाए कि कौन सा वाला हो गया, उड़ीसा वाला है 80%, ये गलत हो गया। अब वो क्या देता है तो उसकी बात है ना, तो पीएससी वाले क्या दिमाग लगाते हैं, पेपर उसने नकल यहीं से बनाया है, देखा यहीं से, इसमें कोई दो राय की बात जो है वो है नहीं, तो इसमें तो कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं। 20-21 में मूंगफली, अब मूंगफली वाला बताने की जरूरत नहीं, सबको रटा हुआ है यार, गुजरात हमेशा मूंगफली के उत्पादन के लिए जाना जाता, तो ये तो छोड़ ही दो प्रश्न को, कुछ इंटेलिजेंट प्रश्न नहीं है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। जब भी तुम डेजर्ट को पढ़ोगे, जब भी, तो सबसे पहले एटलस की कहानी कोई टीचर पढ़ाता होगा, क्योंकि वहां पर अगर एटलस माउंटेन नहीं होता
तो कहीं ना कहीं डिजर्ट बनते ही नहीं। अफ्रीका के अंदर जितना भी सहारा डिजर्ट है वो रेन शेडो रीजन से बना है, एटलस माउंटेन पे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप अफ्रीका का कभी जैसे मैप देखो ये, तो ये जो अगर कहा जाए कि एटलस है, इसने क्या करा कि ये मेडिटेरियन की हवाओं को यहाँ आने से रोक दिया, और इधर तो पानी अच्छा गिरा दिया, इजिप्ट और उसके आसपास वाले क्षेत्र तक, उधर तक तो पानी अच्छा हो गया, लेकिन इधर जो अल्जीरिया और इससे लगा हुआ जो क्षेत्र है वहां डिजर्टिफिकेशन हो गया। कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो वो ये चीज जो है वो पढ़ाता ही है पूरा के पूरा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये जो बेल्ट है ये इस तरह से है। तो ये हमेशा एक बेसिक अपने को याद रखना है कि अफ्रीका के अंदर जो है वो डिजर्टिफिकेशन कैसे हुआ, यहाँ पर ये वाला जो है वो याद रखिए। ये पूरा क्षेत्र डिजर्ट में कन्वर्ट हुआ है, और एटलस की जो मेन रेंज है वो यहाँ से शुरू होती है इस तरह से, और इसकी सब रेंज इधर तक जो है वो फैल जाती है, बट जो मेन रेंज है वो यहाँ इसके आसपास आएगी। बस इतना याद रखना, इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो एटलस तो फिर अफ्रीका के लिए हो गया, ये सबको पता ही होगा। सुंदरबन का यार मिष्टी अभी बताया था, क्या चर्चा चल रही थी कि भारत में तीन चार ही जगह है ना, पिचावरम ले लो आप, ठीक है, सुंदरबन ले लो आप, भीतरकर्णिका ले लो आप, है ना, ये सब अपने मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाने जाते हैं, यानी ज्वारीय वनों के लिए, क्योंकि कोस्ट के आसपास जब समुद्र का ज्वार आता है तो उन्हीं से इनको पोषक तत्व मिलते हैं। और ये सब हेलोफाइटा की डेफिनेशन में है, क्योंकि ये नमकीन या खारे पानी में पाए जाते हैं। तो तटीय या ज्वारीय वन, अभी ऐसे ये सब प्रश्न ऐसे भी चर्चा अपन कर चुके हैं, तो इसमें कुछ जो है अगर कहा जाए कि नया कुछ जो है वो नहीं है कि जो याद किया जाए। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को क्या कहा जाता है, ये इस बच्चे ने गलत लगा दिया है ना, इसको सिनोवियल जोड़ कहा जाता है। अब ये सिनोवियल होता क्या है ये समझो। कभी आपने टीवी भी देखी होगी, पेपर पढ़ते होंगे, तो कहा जाता है ना यार उसके पैर जो है वो में दर्द, घुटनों में, एक्चुअल क्या होता है, जैसे ये ज्वाइंट है हमारे, तो ज्वाइंट के बीच में एक फ्लूट होता है नरम ऊतक का, उस नरम ऊतक में एक फ्लूट होता है, और एज के साथ वो फ्लूट क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, कम होने लगता है। सीधी सी बात है कि मतलब एक लुब्रिकेंट है, ग्रीस है, वो खत्म हो गया, जिससे क्या होता है, उठने बैठने चलने आदि में जो है अगर कहा जाए कि इंसान को जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। और वो जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं और उसके बीच में जो एक पूरी के पूरी मेम्ब्रेन बनी होती है, उसको बोलते हैं सिनोवियम, वो इनको मैनेज करती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिनोवियम। और हम सब, मैं आप हम लोग सब कभी ना कभी जो है वो अगर कहा जाए कि इससे जो है वो पीड़ित होंगे ही होंगे। ठीक है, सिनोवियम जो है वो अगर कहा जाए फ्लूट से भी को भी फेस करेंगे, और ये जो है जॉइंट वाला जो है वो ये क्षेत्र भी जो है वो फेस करेंगे, है ना, हड्डी के बीच का। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, बीटी बैंगन इतना कॉमन है कि वो जो कॉटन में और बैंगन में जो इल्लियां पड़ जाती थी कीट, उनके लिए हमने जो है वो बैसिलस क्लास के बैक्टीरिया से, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप डेवलप करी बीटी कॉटन। तो ये तो जो है अगर कहा जाए जीवाणु से प्रतिरोध के लिए नहीं है, जीवाणु तो कीट का प्रतिरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कीट प्रतिरोधी है, इसमें इन्फेक्शन नहीं होता। आजकल भट्टे खाते हैं तो देखा होगा ना, भट्टे लेने जाते हैं तो देखते थोड़ी कि इसमें छेद है कि नहीं है। पहले क्या होता था, मम्मी भट्टे खरीदने जाती थी बैंगन, तो देखती थी अरे छेद तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि छेद होता तो अंदर इल्ली होती थी। आजकल वाले में नहीं मिलता वो सब। क्यों नहीं मिलता, उसका कारण आपको जो है वो समझ पड़ गया कि क्या लॉजिक है उसका। ठीक है, फिर मनुष्य के शरीर में खून का थक्का जमाने के लिए कौन सा, तो ये तो वैसे तो यूं तो सबको जो है वो विटामिन वाले क्वेश्चन जो है वो रटे ही होते हैं, लेकिन फिर भी विटामिन के इतना कॉमन है, इतना कॉमन है। देखो, दो तीन विटामिन है। विटामिन ए हमको मालूम है आंख की प्रॉब्लम, विटामिन सी, ठीक है, हमारे जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, स्कर्वी रोग से जो है वो अगर कहा जाए हमारी रक्षा करेगा। विटामिन डी रिकेट से बचाएगा, हमारी हड्डियों के लिए जो है वो अगर कहा जाए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो जो है वो अगर कहा जाए रोल प्ले करता है। ऐसे ही अगर कहा जाए कि जब हम विटामिन के की बात करते हैं तो विटामिन के का मेन काम होता है क्लॉटिंग ब्लड। हालांकि खाली अकेले विटामिन के से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है ना, ब्लड फैक्टर्स भी होते हैं, फैक्टर 8 भी रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर 9 भी रिस्पॉन्सिबल है, प्लस इसके अलावा अगर कहा जाए प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन भी उत्तरदायी है। पर बुनियादी रूप से सब नहीं रट रखा है। तो ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि किसी का भी गलत हुआ होगा, विटामिन के वाला इतना तो कॉमन है, सबका सही गया ही होगा। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। तो स्पेस के ऊपर तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मेहनत करने वाला था। हाँ, ये थोड़ा सा लॉजिकली था, एकदम एग्जैक्टली तुक्का ही मारा होगा सबने। अब वो एग्जाम वाला क्या आंसर करेगा वो तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो बनाया है वो मैंने आपको ये दिखा दिया। आप खुद भी एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाके इसको पढ़ सकते हैं, और इसमें से जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये मैग्नीज का डला हुआ है कि भैया मध्य प्रदेश में 33% मैग्नीज है इसके अनुसार,
है ना। तो ऐसे जो है वो यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अब अगला है, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमणीय क्षेत्र के रूप में काम करता है। इकोटोन। वेरी गुड बेटा, जित ठीक है मोहन कुमार, बहुत अच्छा पेपर किया तुमने। अभी टेक्निकली समझो इकोटोन होता क्या है। भाई देखो, हम जानते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम अलग अलग है। जैसे सपोज मान के चलिए हमने ये एक कोई स्थलीय क्षेत्र बना लिया है ना, इसको अपन ने थोड़ी देर के लिए मान लिया स्थलीय क्षेत्र। ये पेपर सॉल्व कराने का मतलब नहीं है, ये आप आपने डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे आपको, है ना। ये सपोज यहाँ पर पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, अपन ने ये मान लिया। अब इसी से लगा हुआ हमने दूसरा इकोलॉजिकल सिस्टम बनाया, ये नदी वाला, है ना, इसको रिवर मान लिया, ये रिवर। अब सिंपल सी लॉजिक है, दोनों इकोसिस्टम अलग अलग है, लेकिन कोई एक जगह तो होगी जहां ये इकोसिस्टम आपस में क्या होते होंगे, मिलते होंगे, और जहां पाए जाने वाले प्लांट स्पीसीज इन दोनों के ऊपर निर्भर होंगे। उसको बोलते हैं संक्रमणीय क्षेत्र यानी ट्रांजिट फेज, और उसके लिए टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इकोटोन। ये हमेशा आज याद रखिएगा। यानी इकोटोन टेक्निकली, अगर कोई एक इकोलॉजिकल सिस्टम से जब आप दूसरे इकोलॉजिकल सिस्टम में जाते हैं, तो बीच वाला जो संक्रमणीय क्षेत्र होता है उसको इकोटोन कहते हैं। सबसे अच्छा इकोटोन का एग्जांपल है दलदल और उसके आसपास का क्षेत्र, सबसे अच्छा। शायद प्रधानमंत्री जी वेटलैंड को इंडिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, मुझे लगता है, क्योंकि अभी 75 वेटलैंड हुए हमारे। क्योंकि वेटलैंड में आप देखो, ये नदी है ना, और इसके आसपास ये स्थलीय क्षेत्र, ये कुछ जगहें बीच की यहाँ पर नमी वाला क्षेत्र होती है ना, वहां पर जो बेडलैंड होते हैं वो सबसे अच्छे इकोटोन का एग्जाम्पल होते हैं। जितने, जैसे भोपाल का बड़ा तालाब भी इकोटोन का एक एग्जाम्पल है। आप सांग के सागर झील चले आओ, जितने आपने आर्द्र क्षेत्र देखे होंगे उनमें इकोटोन मिलेगा ही मिलेगा। वहां जो पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाएंगे वो दोनों पे सर्वाइव कर सकते, मिट्टी में भी रह सकते हैं, पानी के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये खासियत है खासकर, लेकिन संक्रमणीय क्षेत्र के ऊपर, है ना। तो ये हो गया जलीय परितंत्र, ठीक है, और ये हो गया स्थलीय, और ये हो गया अगर कहा जाए संक्रमणीय। तो बहुत ही बिल्कुल बच्चों वाला बेसिक प्रश्न था। इकोलॉजी जिस भी टीचर से आपने पढ़ी होगी उसने आपको इकोटोन जरूर पढ़ाया होगा, और ये डायग्राम आप चाहे तो बना सकते हैं यहाँ पर। और मेरे लिए आप हमेशा याद रखिएगा, इसको हमेशा इकोटोन को याद रखिएगा वेटलैंड से, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छे इकोटोन जो है अगर कहा जाए वेटलैंड के आसपास जो है वो ज्यादा आपको जो है वो देखने को मिलेगी, ज्यादातर जो वेटलैंड। और वहां जो भी अगर कहा जाए घास की किस्में पाई जाती हैं, जैसे मेरे गाँव में जो नदी है वो जब सूख जाती है तो वहां तब भी वो घास लगी रहती है, और पानी रहता है तब भी वहां से रहता है। तो रीड वीड बोलते हैं ना, वो जो है वो अगर कहा जाए रीड वीड, तो बहुत ही फेमस घास की एक किस्म है। कभी आप गाँव पे जाओगे तो देख लेना, टाइप करके देख लेना, रीड वीड टाइप करोगे तो मिल जाएगी, बड़ी फेमस होती है वो घास, पानी में भी सर्वाइव कर जाती है। ओवरऑल जैव विविधता तप तप्त मतलब हॉट स्पॉट है, रटा हुआ है, सबको मालूम है, वेस्टर्न घाट, है ना। सबसे बड़ा जो है वो हमारे यहाँ हॉट स्पॉट वेस्टर्न घाट ही है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो है वो पानी उसी क्षेत्र में गिर रहा है, ठीक है। वेस्टर्न घाट के अंदर अच्छा खासा जो है वो डेंस फॉरेस्ट है, इसलिए वहाँ अच्छी रिच बायोडाइवर्सिटी है। तो इसको तो मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद ही वेस्टर्न घाट जो है वो आंसर तक जो है वो चले जाओगे। और ये पूरा के पूरा बेल्ट, क्योंकि यहाँ से ये कोस्ट से लगे हुए क्षेत्र में अच्छा खासा सी ब्रीज के कारण पानी गिरता है, अच्छे खासे जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट की बेल्ट है, इसीलिए वेस्टर्न घाट को हम कह सकते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया, इसमें कुछ मेहनत ही नहीं है। अगला है, वायु की गति को मापने के लिए कोई भी घर वगैरह देखोगे, सरकारी दफ्तर देखोगे, हम यहाँ इंस्टीट्यूट है हमारा एमपी नगर में, तो वहां से चेतक से चढ़ते हैं तो वहां पर एक विंड टरबाइन का ऑफिस है, उसके ऊपर एक ऐसी वो कटोरी लगी हुई है, ऐसी ऐसी उसमें कटोरियां टंगी हुई हैं ऐसी, वो घूमती रहती हैं, उसको बोलते हैं एनीमोमीटर। उसका काम ही होता है हवा के जो है अगर कहा जाए गति वगैरह को जो है वो बताता है कि भाई विंड की जो टेक्निकली अगर कहा जाए कि विंड जो है वो किस दिशा में चल रही, प्लस उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, यानी उसका जो वेग है वो वेलोसिटी को जो है वो एनीमोमीटर से जो है वो निकाला जाता है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था, आपने वन लाइन फैक्ट में भी तैयार करा होगा, तो ये सब वन लाइन फैक्ट वाले। अगला, आयुष। यार एलोपैथी की दवाओं से परहेज करने को दुनिया कहती, एलोपैथी एलोपैथी एलोपैथी, पेपर सेटर का भी दिमाग पता नहीं, क्या कई बार तो लगता है कि क्या पूछना चाहता है। अच्छे बच्चों का कंपटीशन बिगाड़ देता है फालतू ये इस तरह क्वेश्चन डाल के। तो ये तो हर जगह एलोपैथी लिख दिया है, तो एलोपैथी की दुकानें तो आपने देखी ही होंगी, तो फिर तो आंसर क्या बचा, फिर कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर अगर कहा जाए। मतलब यही हो गया आपका आयुष। हाँ, आयुष में थोड़ा सा अगर कहा जाए कुछ टफनेस डाल देता, एक आध मिस कर देता, तो भी हमको लगता है कि हाँ यार, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर ये डाल दिया उसने, ये तो हमने जो है वो अगर कहा जाए सुना ही नहीं।
पर ऐसा कुछ नहीं करा, 3 जगह, मतलब ये गलत है। एक्चुअल क्या होता है, इससे अच्छे बच्चों का जो जो अगर कहा जाए कि कंपटीशन है वो बिगड़ जाता है। जैसे अगर मैं इसको सेट करता ना, तो इसमें मैं एक और जो है वो आयुर्वेद की जो विधा है उसको डाल देता, जो तिब्बत और उसके आसपास जो है वो ज्यादा प्रचलन में है, जिसको अपन बोलते हैं रिक्पा, सोबा रिक्पा। ठीक है, कभी आपने सुना हो, कभी आप जाइएगा तो वहाँ तिब्बत और उसके आसपास वाला जो बेल्ट है वहां पर एक खुद पूरी की पूरी जो है अगर कहा जाए विधा है, उसको सोबा रिक्पा बोलते हैं। तो आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, सोबा रिक्पा, अब वो नहीं डाली इसमें, वो डाल देता है इसमें। इसमें सिद्ध के नीचे यहाँ सोबा रिक्पा डाल देता है, यहाँ सोबा डाल देता है, यहाँ रिक्पा डाल देता। तब बच्चे को कंफ्यूजन होता, थोड़ा समझ पड़ता है कि यार कोई पढ़ने वाला बच्चा जो है और नहीं पढ़ने वाले में अंतर तो करना पड़ेगा ना एग्जाम में। देखो भैया, इसमें बुरा मत मानना है ना, 2 लाख आदमी ने पेपर दिया, तो 2 लाख के 2 लाख तो सीरियस एस्पिरेंट नहीं है ना। ठीक है, तो हमको ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आप एग्री हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वैसे चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो, कर लेते तो ये क्वेश्चन पेपर तुम्हारा ऐसे ही पकड़ में आ जाता। ठीक है, अभी भी मौका है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आज के पेपर का डिस्क्रिप्शन कैसे कर रहा हूँ आपके लिए। कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई इटाई होता है? अरे जमाने से पढ़ते चले आ रहे हैं, पारे की जब हम बात करते हैं, मरकरी की, तो मिनीमाटा पढ़ते हैं जापान में। कैडमियम से इटाई इटाई की बात करते हैं। ठीक है, और आर्सेनिक, जो है वो आर्सेनिक का प्रदूषण तुम्हारे वेस्ट बंगाल वगैरह में ज्यादा होता है। हमारे मध्य प्रदेश में जो है वो फ्लोराइड वाटर का होता है, दांत बच्चे के टूटने लगते हैं, हड्डियां लाल पानी जाते हैं। तो हमारे यहाँ फ्लोराइड वाटर की प्रॉब्लम, उधर जापान वापान में कैडमियम पारे की प्रॉब्लम। तो आंसर है कैडमियम, जिससे इटाई इटाई, हालांकि अब इतना बड़ा कोई बीमारी नहीं रह गई इटाई इटाई। किसी जमाने में इटाई इटाई बहुत 60s में बहुत रोल प्ले करता था, और दोनों जो है वो जापान की ही बीमारियां थी। अभी प्रधानमंत्री जापान में ही है, प्रधानमंत्री जी। तो मिनी माटा और इटाई इटाई, तो ये तो आंसर तक जो है वो हम ऐसे ही जो है वो चले जाते हैं, इसमें कुछ मेहनत वाली बात जो है वो थी नहीं। ठीक है, अगला है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम फैसई। 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी देखोगे तो फैसई का स्टिकर लगा होता है उसके ऊपर। ठीक है, एक आज खरीद के देख लेना। अब पहला आईएसआई। ठीक है, तो सबको मालूम है कि आईएसआई तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बीईई, जितने घर में तुम्हारे इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह लगे होंगे उनका डब्बा रैपर देख लेना, बी सर्टिफाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हॉलमार्क, अभी हॉलमार्क ज्वेलरी कंपलसरी कर दी भारत के अंदर। तो बचा क्या है? एफपीओ। तो एफपीओ हम ऐसे भी लगा सकते हैं क्योंकि इसको फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कहा जाता था। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो लाए थे सरकार ने, उसका उद्देश्य ये था कि भाई जो इतने भी फूड प्रोडक्ट हैं और जिनसे हम प्रोसेस्ड, क्योंकि फूड 2 तरह से खाया जाता है, एक सीधे खाया जाता है, एक प्रोडक्ट फॉर्म में खाया जाता है। प्रोडक्ट मतलब जेली है, जैम है, स्क्वैश है, अचार है। ठीक है, आपका जो है वो फ्रूट जूस है। इन सबको हम एफपीओ जो है वो अगर कहा जाए कि प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। कभी आप देखिएगा कोई भी आपके पास प्रोडक्ट होगा तो उसके ऊपर ये स्टिकर जो है वो चिपकी होगी, लगा ही होता है। मतलब उसमें आज आप जाके देखिएगा, मैं तो ये बता भी देता हूँ कि कैसा रहेगा। जब आप देखेंगे तो कोई, जैसे आप खरीदिए मत, अवेयरनेस जरूरी है अगले साल के लिए भी। इस साल जो हो गया वो तो हो गया। कोई जैम, कोई जेली, कोई जो है वो फ्रूट जूस का डब्बा देखिएगा, उसके ऊपर एक ऐसा यहाँ पर एफ पी ओ लिखा होगा, और ऐसा जैसे वो इस तरह का, अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं अभी याद आ रहा, ऐसा एक वो लगा हुआ होगा उसमें निशान, होता ही ये लगा हुआ। अब देख लीजिएगा आज, मतलब किसी जगह चलिए शाम को, थोड़ा सा यार खरीदना नहीं है लेकिन देख तो ले। यहाँ पर चलिए अगले पेज की ओर देखते हैं, अगला पेज जो है वो क्या कहता है हमसे। यहाँ पर चलिए, तो इस पेज में तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी, ये तो रह ही गया। आईआईएफएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, हमारे यहीं है एकमात्र भोपाल में, तो ये तो मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कोई और तो नहीं छूट गया? इकोटॉन हो गया है, वेस्टर्न घाट हो गया है, एनिमोमीटर भी हो गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है, ये भी हो गया है। एफपीओ भी हो गया है, कैडमियम इटाई इटाई भी हो गया है, एलोपैथी 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 हटा के ये वाला जो बचा है ये भी हो गया, ये सब हो गया। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, अगला पेज देखते हैं क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में तो बुरहानपुर सबको ही मालूम है, ऐसे ही खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर। अभी नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड का प्रश्न मैंने पूछा था ऐसे ही, मतलब चर्चा में, तो ये तो खैर किसी का गलत नहीं किया होगा, बुरहानपुर सबको ही मालूम है। क्योंकि बुरहानपुर से जब आप आगे जाओगे तो महाराष्ट्र में भुसावल लगता केले के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के नाम से संबोधित किया जाता है? सहारिया। हमेशा ध्यान रखिए, गुना के आसपास जो सहारिया पाए जाते हैं उनको गुना शिवपुरी में राउत बोलते हैं। ठीक है, ये जो गुना शिवपुरी का होगा उसको मालूम होगा। जब गुना आप चले जाओगे तो गुना और शिवपुरी के आसपास
एक शब्द प्रयोग किया जाता है यहाँ पर अगर कहा जाए राउत। और खाली अगर आप गुना के आसपास वाले क्षेत्र में चले जाओगे, यहाँ मतलब यहाँ पर, तो वहां पर उनको जो है वो खुटिया पटेल भी बोलते हैं। तो खुटिया पटेल और ये सहारिया मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो है वो अगर कहा जाए अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। ठीक है। तीसरा एक और बात मैं बता दूं, सहारिया जो है वो स्वयं को भीलों का छोटा भाई भी बोलते हैं। ठीक है। और स्वयं को वाल्मीकि सबरी का वंशज वगैरह भी मानते हैं। तो दोनों बातें, तीनों बातें जो है वो हैं। एक तो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, उससे हो गया। दूसरा जो है वो खुटिया पटेल वाला मैंने बता दिया। राउत कहाँ कहाँ जाएगा, भील मतलब कितने नाम हो गए, एक हो गया राउत, एक हो गया खुटिया पटेल। यानी प्रश्न तो रिवाइज होते हैं, तो ये अगले साल भी आएगा। पिछली साल पेपर सॉल्व कराया था मैंने, तो जो है वो नागालैंड वाला क्वेश्चन करा रहा था, उसमें मैंने बताया भी था कि सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सबसे कम कहाँ होगा, लिटरेसी रेट कहाँ होगी, पर कोई ध्यान ही नहीं देता ना यहाँ पर। तो खुटिया हो गया, और तीसरा भीलों का छोटा भाई, ये सहारिया की। और सबसे बड़ी अत्यंत पिछड़ी जनजाति मध्य प्रदेश, ठीक है, सबसे ज्यादा आबादी वाली वो सहारिया ही। अगला जो है वो है मध्य प्रदेश में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में। तो कल मैं शाम को स्ट्रेटजी बनवा रहा था, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा, हालांकि देखते कम है, उनको लगता है कि लंबा वीडियो जाता है, पर लंबे से ही एग्जाम निकलते हैं। तो लास्ट जब मैं खत्म कर रहा था, तो किसी बच्ची ने, आप देखिएगा उस वीडियो में, ठीक है, मतलब अंतिम समय में क्या हुआ आपकी रणनीति का, ऐसा एक वीडियो 1 घंटे का। जस्ट मैं खत्म ही कर रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है, और एक बच्ची ने मुझसे पूछा कि सर वो कोयले वाला उत्पादन वाला, मैंने उसको डांटा। मैंने कहा कि रिजर्व वाले प्रश्न थोड़ी पूछे जाते हैं, उत्पादन की दृष्टि से पूछा जाता। फिर मैंने इकोनॉमिक सर्वे खोला, वहीं पढ़ के सुनाया कि फर्स्ट नंबर पे जैसे हीरा में, कॉपर में, इसमें जो है वो हम फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं, तीसरे नंबर पे कोयले में आ रहे हैं। वो मैंने कल वहीं सुनाया था, कल आप देखोगे तो बिल्कुल लास्ट में। और वही किसी बच्ची के कारण, यानी किसी बच्ची ने 2 प्रश्न पूछे थे, एक तो टीसीपी आईपी वाला पूछा था, तो मैंने कहा बहुत लंबा हो जाएगा बेटा, नहीं बता पाऊंगा। और एक ये है ना, तो सहारिया ये हो गया। यहाँ पर अगर कहा जाए तीसरे नंबर पे है कोयले में। लाडली बहना कोई बताने की जरूरत नहीं, ठीक है, 1,000 रुपये, इसको मैं समझाऊं भी तो समय खराब करूंगा अपना। फिर अगले के ऊपर आते हैं, एक सेकंड कहाँ चला गया। मध्य प्रदेश में कितनी बार, आप गवर्नर वाला वीडियो देखना, इसमें तो इस बार तो बहुत जो है वो अगर कहा जाए सरल प्रश्न जो है वो पूछ लिए, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाते तो भी आपको जो है वो बन जाते। ठीक है, क्योंकि मैंने सब जो है वो पढ़ा है। और इस बार जो सीएम वाले क्वेश्चन, अभी एक लोकमत वाला भी क्वेश्चन इसमें है, वो भी अभी 2 पेपरों में आ गया। मतलब पीएससी को ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि क्वेश्चन मिलते ही नहीं है, ये हाल है। इसीलिए अब क्या बोलूं। तो हमारे यहाँ जो है वो टेक्निकली अगर कहा जाए कि 3 बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा। पहली बार 1977 में लगा था, 30 अप्रैल 1977 से 23 जून, मुझे तो रट गए वो राष्ट्रपति शासन। 1900 क्या 23 जून 1977 तक लगा रहा। उस राष्ट्रपति शासन के तुरंत बाद जो है वो कैलाश जोशी, उनके जो लड़के हैं अभी कांग्रेस में चले गए, ठीक है, वो जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। फिर दूसरी बार 1980 में लगा, सुंदरलाल पटवा सीएम थे उस समय बीजेपी के, तो 80 में लगा दिया। तो 80 में भी जो है वो फरवरी में लगा था, वो जून तक चला था। उसके बाद फिर ये अपने अर्जुन सिंह आ गए। और तीसरी बार जो है वो बाबरी डिमोलिशन के समय जो है वो लगा था, 92 से 93 तक, वो 1 साल लगा, लगभग 355 दिन मोटा मोटा चला था वो यहाँ पर। तो 3 बार, तो ये तो मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आसानी से मतलब खुद ही तुम लोगों से सबसे बन ही गए होंगे। ये वाले क्वेश्चन को तो अपन दिमाग ही ना लगाए। सरला ग्रेवार ये पढ़ाने का मतलब समय खराब करना है ऐसे कुछ प्रश्नों को करके यहाँ पर। ग्राम पंचायत 1,000 से 5,000 की आबादी पे जनरली ग्राम पंचायत बोलते बनती है। जैसे कोई छोटे छोटे गांव है, 3 गांव है, अब एक की आबादी 400, एक की 600 है, और एक की 1,500 है, तो तीनों को मर्ज करके एक ग्राम पंचायत बना देते हैं। ऐसे 1,000 से 5,000 की आबादी के ऊपर ग्राम पंचायत बनती है। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल प्रश्न है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री परिषद की बैठक करेगा? तो नाम निर्दिष्ट मंत्री, इसमें भी कोई दोहराई की बात नहीं। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन मंत्री होंगे, उनका पोर्टफोलियो तय करता है चीफ मिनिस्टर। हमेशा ध्यान रखना, राज्यपाल जब मंत्रियों को शपथ दिलाता है तो वो मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री के रूप में शपथ नहीं लेते। केंद्र में भी ऐसे ही होता है, वो वहां प्राइम मिनिस्टर और यहाँ जो है वो चीफ मिनिस्टर तय करते हैं कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है, कि भैया तुम्हारे पास ये मंत्रालय रहेगा। यानी पूरी इंडिविजुअली मंत्री परिषद देखो तो वो मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर है। ठीक है, कलेक्टिवली हम जरूर कह सकते हैं कि विधानसभा के लिए उत्तरदायी है, लेकिन इंडिविजुअली देखें तो वो मुख्यमंत्री के ऊपर है।
तो इस पेज में तो कुछ भी, हाँ ये रह गया ना, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। क्या मतलब आप सोचो कि ऐसे प्रश्न जो है वो आपका समय खराब कर, ऑलमोस्ट इस क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये प्रश्न जो है वो रटा हुआ ना होगा, या जिसने जो है वो ना पढ़ा होगा। टेस्टों में भी ऑलमोस्ट जितनी कोचिंग वाले हैं सब टेस्टों में जो है वो देते हैं, कहाँ कितना जनसंख्या घनत्व में, कहाँ डिंडोरी क्यों है ये। तो ये तो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है कि अगर आपसे नहीं, किसी से नहीं बना, तो फिर तो भैया जो है वो सोचने वाली बात है। मतलब उसमें तो चिंतन मनन जो है वो अपन करें कि कहाँ जो है वो मतलब डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी के, मतलब ये क्या बोल सकता हूँ, बिल्कुल सबसे सिंपल क्वेश्चंस की डेफिनेशन। तो आज भी मौका है कम से कम टॉप 3, बॉटम 3 की डेंसिटी वाले डिस्ट्रिक्ट याद करना। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए सबसे ऊपर में अपन को मालूम है कि अगर डेंसिटी में नंबर 1 पे देखें तो भोपाल आता है, नंबर 2 पे देखें तो इंदौर आता है, नंबर 3 पे देखें तो जबलपुर आता है। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर ये अपने को बेसिक पता होना चाहिए। प्लस नंबर 1 वाली की डेंसिटी कितनी, जैसे भोपाल की 855, ओवरऑल मध्य प्रदेश की 236, वो तो अपने को रटा है। लेकिन डिंडोरी, जैसे ये बच्चा इंटेलिजेंट है बहुत, ठीक है, इस बच्चे ने 94 भी लिखा है, यानी इसको बिल्कुल ज्ञान था कि 50वें नंबर पे, क्योंकि 2011 की जब जनगणना हुई थी तो 50 ही जिले थे उस समय। डिंडोरी 94 नंबर के साथ, यानी केवल डिंडोरी में प्रति वर्ग किलोमीटर 94 लोग रहते। दूसरे नंबर पे ये चीते वाला जिला आ गया, ठीक है, श्योपुर। श्योपुर की 104 थी, वो मुझे आज भी याद है। और ऊपर के टॉप 3 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे आता है भोपाल 855, नंबर 2 पे आता है इंदौर, और नंबर 3 के ऊपर जबलपुर आता है। ये 3 जो है वो टॉप 3, बॉटम 3 याद रखना है। इस पेज का और कोई पेपर क्वेश्चन छूटा है क्या, देख लेते हैं। ये खुटिया हो गया, खुटिया, एक सेकेंड, बुरहानपुर हो गया, खुटिया पटेल हो गया, सहारिया के लिए हो गया, कोयला का उत्पादन देख लिया, लाडली बहना तो देख ही लिया है ना। कितनी राशि दी जाएगी प्रति माह, ये भी देख लिया। डिंडोरी वित्त मंत्री वाला नामदेश वाला भी देख लिया। पंडित रविशंकर शुक्ल भी देख लिया। 1000 से 5000 की आबादी भी देख ली। सरला ग्रेवाल के बारे में भी हमने देख लिया। और राष्ट्रपति शासन लगाया था, ये भी अपन ने देख लिया। इनमें से कुछ भी जो है वो अपने को बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले पेपर की, मतलब अगले पेज की ओर आ जाते हैं। अभी तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिल। अब अगला कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है। शीत ऋतु में उत्तर भागों में तापमान दक्षिण भागों की तुलना में कम हो जाता है। बिल्कुल सही, सही बात है। हिमालय से ठंडी हवाएं आएंगी तो उत्तर का भाग ज्यादा ठंडा हो जाएगा। राज्य के दक्षिणी भागों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिण पूर्व बिल्कुल ही होती है ना, दक्षिण पूर्व में। अगर आपने एमपी का कभी मैप बनाया होगा तो वो मैप से ही आपको जो है अगर कहा जाए ये चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। एक सेकंड, मैं इसको अपने चेहरे को उधर कर दूं। हाँ, ग्रीष्म ऋतु में मुरैना और दतिया जिलों का तापमान कम रहता है, ये बेबुनियादी बात है ना। तापमान बढ़ा हुआ रहता है यहाँ पर उस क्षेत्र के अंदर, तो सी तो यही यही गलत हो गया। और सामान्यतः जो है वो अगर कहा जाए शीत ऋतु शुष्क होती है, ये भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो सही है। हमारी जो है, जैसे देखो यहाँ अगर अपन सपोज मान के चलिए अपन ने एमपी का एक सिंपल सा जो है वो एक मैप जो है वो बना लिया, रफली बता रहा हूँ, ये बना लिया। ये जो है इधर चूंकि बंगाल की खाड़ी से कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो दक्षिण पूर्वी भागों में अच्छी खासी जो है वो वर्षा हो जाती है। तो दक्षिण पूर्वी भागों में जो है वो अच्छी वर्षा मिलती है। उत्तर से आने वाली हवाओं के कारण ये पूरा क्षेत्र ज्यादा ठंडा हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ग्रीष्म काल में ये क्षेत्र तो गर्म हो गई होगा। तो इसमें तो कोई मतलब बहुत ही लॉजिकली और सरल क्वेश्चन था, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैग्नीज के भंडार में बालाघाट, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो सबका ही सही होगा। मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन विचार कीजिए। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पूरा जो आप बघेलखंड को स्टडी करेंगे तो बघेलखंड का जो पठारी क्षेत्र है उसके अंदर लाल और पीली जो है वो मिट्टी ही पाई जाती है। ये हमेशा आप याद रखें ना, क्योंकि वो जो आर्कियन और धारवाड़ क्षेत्र से लगा हुआ रॉक्स जो है वो रेड येलो मिट्टी के लिए फेमस। लाल जो है वो अगर कहा, ये पहला हो गया ना, लाल पीली मिट्टी की उर्वरकता जो है वो अधिक होती है, ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, इसकी अगर कहा जाए कि उर्वरकता जो है वो इस मिट्टी की कम होती है, बहुत ज्यादा इसमें उर्वरकता कभी भी नहीं होगी। और ये कुछ ही फसलों के लिए, इसीलिए लाल पीली जो मिट्टी होती है इससे जुड़ी हुई मिट्टी होती है, मुरम देखी होगी। तो यहाँ पर ये पहला तो ठीक हो गया, लेकिन दूसरा गलत हो गया है ना। एक सेकंड, इसको अपन पहले देखें, ये सही है ये गलत है। इस बच्चे का क्वेश्चन गलत हो गया। मालवा पठार में गहरी काली बिल्कुल मिलेगी। मालवा का पठार यार, रेगूर जो है दक्कन ट्रैप से जो मिट्टी बनी है वो तो कालीज है। उसका अगर गहरा काला भाग है तो वो भी मालवा में ही होगा ना। ये होता है ओवर थिंकिंग का नुकसान।
यहाँ ये इस बच्चे ने ओवर थिंकिंग कर ली, इसीलिए ये क्वेश्चन इसका गलत हो गया। तो ये भी जो है वो सही है। और मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़, बिल्कुल जितना चंबल का बेल्ट है, उस पूरे चंबल के बेल्ट ने जलोढ़ मिट्टी का अच्छा खासा एरिया जो है वो कवर कर रखा है। यानी अगर मैं यहाँ इस मध्य प्रदेश के मैप को आपको बना दूं, ये एक रफली यहाँ पर मैंने ये एक मैप ड्रॉ कर लिया इस तरह से, तो ये जा रही है, ये जा रही है चंबल, ठीक है, ये बह रही है, इस तरह से बहती है चंबल ये। तो इस कारण इस पूरे बेल्ट में एलुवेला सॉइल या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और वही जलोढ़ मिट्टी के कारण आप देखो ना, अवनाली का अपर्दन, बीहड़ का निर्माण क्यों, जलोढ़ मिट्टी से तो ज्यादा हो रहा है ना यार, पानी ओढ़ के चल रही है ना वो, ठीक है। तो अपर्दन को जो है वो अगर रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं, कितनी सारी गाइडों में, छोटी छोटी गाइडों में लिखा हुआ है क्वेश्चन, फिर भी गलत कर दिया तो गलत बात है। इसमें थोड़ा सा निराशा हुई इस क्वेश्चन में कि ओवर थिंकिंग में गलत हो गया है क्वेश्चन। एक ये सही है, ये सही है, ये सही है, यानी 1 3 4 जो है अगर कहा जाए सही है, बाकी ठीक है। तो इसमें तो कोई मेहनत वाला था ही नहीं, उसको अपन छोड़ दें, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगले के ऊपर आ जाए, अगला क्या बोलता है। ये सब अभी 1 2 दिन के कल का ही, अगर आप वो वीडियो देख रहे थे ना 1 घंटे का डिस्कशन वाला, उसी में 5 6 क्वेश्चन आए। मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग देखते नहीं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है। कुएं और ट्यूबवेल हमेशा बहुत ही कॉमन है, जब भी आपने मध्य प्रदेश के सिंचाई साधन पढ़े होंगे तो कुएं और ट्यूबवेल से ही हम सबसे ज्यादा जो है वो सिंचाई करते हैं, है ना। फिर अगले के ऊपर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गलत है। बारना रायसेन बिल्कुल सही, कोलार सीहोर बिल्कुल सही, सुकता खंडवा और खरगोन ये अपना क्या बोलते हैं बुरहानपुर के बीच में पड़ता है। बहुत फेमस है सुक्ता परियोजना, तो मतलब उस पूरे बेल्ट के अंदर तो ये काफी मतलब जैसे क्या बोल सकते हैं, चर्चित जो है वो अगर कहा जाए परियोजनाओं में से एक है। और ये नर्मदा वैली का ही एक प्रोजेक्ट है। यानी कोई पूछेगा कि सुक्ता टेक्निकली अगर कहा जाए किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो आप कहोगे कि नर्मदा वैली का प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और वो खंडवा में है। खंडवा से बुरहानपुर तक की बेल्ट में जो है वो अगर कहा जाए ये है, इसको भगवंत सागर डैम भी बोलते हैं। बहुत फेमस है, कभी आप जो है भगवंत सागर डैम पढ़ोगे तो उसमें भी जो है वो अगर कहा जाए सुक्ता आ जाएगा। और ये सब अभी चर्चा में भी रहे यहाँ पर, मतलब क्वेश्चंस न्यूज़पेपर वगैरह अगर हम पढ़ें उन्हीं में मिल जाते हैं क्वेश्चन। तो ये है मेन प्रोजेक्ट कहाँ है, खंडवा, ये याद रखिएगा। कोई पूछेगा और किस नाम से जाना जाता है, तो भगवंत सागर भी बोलते हैं, बहुत फेमस है, टेस्ट में था मेरे, सभी थे वैसे तो। अगला क्या बोलो वाली बात है, दुख तो यही होता है ना कि हम सही बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाए कभी, या सही बच्चे हम तक आ ही नहीं पाए कभी। पता नहीं कहाँ दौड़ लगा रही हैं आजकल के बच्चे, ठीक है। उनको वीडियो देखना भी अच्छा नहीं लगता, जबकि बहुत हेल्दी वीडियो होते हैं ये। अब कल ही डिस्कशन किया था, वो जो मैं बोल रहा था ना लास्ट में 2 मिनट, ये भी था उसमें कि लोहे के उत्पादन में और कहाँ क्या है। तो लोहा एस्क के उत्पादन में तीसरे अध्याय पे कल केवल लास्ट का 5 मिनट का ही कोई देख लेता वीडियो, तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही तैयार हो जाते, कोयले और लोहे वाले, केवल अगर वो 2 देख ले, तो कुछ उसमें था ही नहीं। ठीक है, सही नहीं है, तो लोह अयस्क के उत्पादन में जो है वो सही नहीं है। तो इस पेज में कोई टफ क्वेश्चन नहीं मिले। फिर से एक बार देख लें कि क्या क्वेश्चंस थी। तो ये हमको पता चल गया, ये ऋतु वाला ये हमारे लिए बहुत सरल प्रश्न आ गया। कुएं ट्यूबवेल वाला भी सरल था, सुख्ता भी सरल था, जो थोड़ा बहुत अगर न्यूज़पेपर से अपडेट रहता उसके लिए सरल था। लोहे एस्क वाला तो सबसे ही बनना चाहिए। मतलब कल का वीडियो, आप आपका होमवर्क क्या है, आखिरी समय में क्या हो रणनीति, आप कल का वीडियो देखिए, आपको 5 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे केवल डिस्कशन से। लास्ट के 5 मिनट में केवल ये देखिए कि कई बार किसी बच्चे के प्रश्न पूछने के भी कितने लाभ हो जाते हैं। इसलिए हमेशा है कि अपने अंदर ये आदत बनाइए कि प्रश्न पूछने की आदत जो है वो अपने अंदर डालिए। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं अगले अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला जो है अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी में गहरी कंदराएं बनाई। तो अगर हमें अखरानी और मथवार पहाड़ियां पता है, तो हमारी कहानी जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। ये एक रफली मैंने, सपोज ये मध्य प्रदेश है, ये जो आप बड़वानी से आसपास के क्षेत्र पे जाओगे ना, यहाँ पर मिलती हैं अखरानी की पहाड़ियां और मतवार की पहाड़, राजपीपला हिल्स, बुरहानपुर दर्रा और राजपीपला के बीच में। अब यहाँ से कौन सी नदी बहते हुए जा रही है, नर्मदा। तो ये नर्मदा की हो गई, ये सतपुड़ा का ही भाग है। सतपुड़ा में जब आप जाओगे तो राजपीपला, मेकाल, बुरहानपुर दर्रा, ये इस तरह से सतपुड़ा के पार्ट है। तो उसमें एक पार्ट जो है, जो बड़वानी के आसपास वाला जो क्षेत्र है पूरा के पूरा सतपुड़ा के अंदर, जो राजपीपला से लगा हुआ जो क्षेत्र है, वहां से जब हम आगे के बढ़ते हैं तो वो पूरा के पूरा इसमें अखरानी की, बड़वानी की, मथवार की और बीजागढ़ की पहाड़ी,
ये 4 पहाड़ियां उस क्षेत्र में मिलती है। मतलब देखो, बता देता हूँ आगे के लिए। जब आप इसको, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ एक काम करके। जैसे आप जब राजपीपला पे जाओगे, तो राजपीपला वाला जो सतपुड़ा है, उस सतपुड़ा के अंदर आपको एक तो बड़वानी की पहाड़ी मिलेगी, जहां बड़वानी है, नर्मदा उसी के आसपास से होते हुए बह रही। दूसरा जो है वो बीजागढ़, गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है पूरा। तीसरा जो है वही अखरानी लिख लेना। चौथा जो है वो मथवार की पहाड़ी लिख लेना। ये सब उसी बेल्ट के अंतर्गत है, ठीक है। और उसी का एक और पहाड़ी है, ये जो अखरानी की पहाड़ी, इसी के पास पास जो है वो असीरगढ़ की पहाड़ी। थोड़ा सा जिनने ना पढ़ा हो उनके लिए टफ होगा, बाकी तो कॉमन क्वेश्चन है। तो ये जो है वो आंसर क्या हो गया इसका, नर्मदा। ये बेसिक अगर कहा जाए, कोई जैसे दिमाग लगाना चाहे तो उसके लिए। बीना तो बेतवा की है, तो ये तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, कि कोई बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, कुछ मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार, अब मैंने क्या बोला था बीच में, कि जब कूनों में चीते लाए गए तो श्योपुर से संबंधित सब कुछ आएगा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम प्रतिशत के अनुसार वन क्षेत्र देखते हैं, तो नंबर 1 पर आता है बालाघाट, और बालाघाट के बाद दूसरे नंबर पे आता है श्योपुर, और श्योपुर के बाद फिर आता है उमरिया वगैरह, सबसे कम में उज्जैन। तो आंसर है श्योपुर। यानी ये जिनका गलत हुआ, उनको ये साफ है कि वो न्यूज़पेपर से अपडेट नहीं है, या वो पेपरों को लिंक करके नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये गलत हुआ, नहीं तो गलत नहीं हुआ। अब निगमित कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? यार ये तो बताने की जरूरत नहीं, मंडला बालाघाट में जबरदस्त वर्षा होती है। क्योंकि अभी क्या बताया था मैंने, कि जो बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून की शाखा है, वो जल्दी आ जाती है, ठीक है। उसको देखो, हमारे यहाँ 2 शाखाओं से एंटर हो रहा मानसून, एक बे ऑफ बंगाल से हो रहा है, और एक अरब सागर से हो रहा है। अरब सागर वाला बॉम्बे होते हुए आता है, उसको डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ता है, ठीक है। और इधर वाले को डिस्टेंस कम कवर करना पड़ता है। तो इधर मंडला बालाघाट के आसपास जो है वो ज्यादा बारिश हो जाती है। इसीलिए सतपुड़ा में आप देखोगे तो मंडला बालाघाट, और उससे लगा हुआ ये, इधर आप छिंदवाड़ा तक आ जाओ, छिंदवाड़ा आ जाओ, नर्मदापुरम आ जाओ, अच्छे खासे डेंस फॉरेस्ट है यहाँ। तो आप बेसिक है, कोई ऑलमोस्ट सबसे बन गया होगा, इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि जो किसी से जो है वो ना बना। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? औद्योगिक विकास होगा, नई नई कंपनी आएंगी, नई कंपनी आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। विदेशी व्यापार होएगा तो यहाँ की कंपनियों को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से इससे कंपटीशन बढ़ेगा। आप याद रखो, जब देश स्वतंत्र हुआ तो 1969 में हमने एक एक्ट पास किया, एमआरटीपी एक्ट। उसका उद्देश्य था कि कंपटीशन को अपने तरीके से मैनेज करें। 1991 में जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, तब हमें लगा कि यार विदेशी कंपनियों को भी आने दो, काम करने दो, फेयर कंपटीशन होने दो। तो एमआरटीपी को हटाया, 2002 में हमने बनाया, ठीक है, कंपटीशन कमीशन एक्ट। और भारत के औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार को और ज्यादा बेहतर सहूलियत देना, अच्छी हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना, उसके लिए काम करने लगा। तो ये तो बिल्कुल जो है, अगर कहा जाए लाभ इसका जो है वो मिल रहा है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण बरटा हुआ है, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, 5वीं 6वीं का। कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में आरबीआई की स्थापना हुई, फिर उसका हेडक्वार्टर बदला। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। रटा ही हुआ होगा, सबने 50 बार पढ़ा होगा, तो उसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, बहुत कॉमन क्वेश्चन, अभी भी चर्चा में रहा, इसीलिए आ गया। 222 नंबर का आर्टिकल, सबको पता है, बच्चे ने सही लगाया। क्यों लगाया सही? इसमें टीचर की जरूरत नहीं थी, अवेयरनेस की जरूरत थी। आपको मालूम होगा कि हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, इसके लिए बकायदा एक प्रणाली है जिसको अपन बोलते हैं कॉलोजियम। और सरकार कॉलोजियम प्रणाली में बदलाव करना चाह रही, ठीक है। सरकार का ये मन था कि कहीं ना कहीं जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाएं और कॉलोजियम सिस्टम को खत्म करके नया लाएं। कोलोजियम खत्म हो जाता तो ये जो 222 वाला प्रोविजन है, कि किसी न्यायाधीश में, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अगर उसको लेकर जाना है, तो कैसे जो है वो भारत के चीफ जस्टिस से जो है वो कंसल्ट करे राष्ट्रपति, और उसके बाद के, तो ये जो है वो अगर कहा जाए 222 में। 223 तो बहुत कॉमन है, अपने को एक्टिंग चीफ जस्टिस की जरूरत है, तो 223 के तहत करा दें कि भैया अब हमको जो है वो, अभी हमारे पास चीफ जस्टिस नहीं है, तो साहब एक एक्टिंग चीफ जस्टिस हमको चाहिए, तो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस 223 में।
तो इस पेज पे कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे, ये हल्का सा टफ मान सकते हो, जिनके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पे कमांड नहीं है उनके लिए टफ हो सकता है, लेकिन न्यूज़पेपर से अगर अपडेट हो तो टफ ये नहीं था। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पेज क्या कहता है। अब अगला कहता है, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, और सही मामले में ये पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व। अब स्वदेशी दिखा है तो लगा दो महात्मा गांधी, ये एग्जैक्टली महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, ये कौन है? इसके लिए थोड़ी सी अप्रोच की जरूरत थी, यानी ये टफ वाला नहीं पूछा, एक टफ पूछा है वो मुझे भी सर्च करना पड़ा, मुझे नहीं मालूम था, अभी मैं दिखा भी रहा हूँ, इसलिए स्क्रीन छोटी दिख रही होगी आपको। तो ये तो बेसिक है, महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने हरिजन में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें कहा। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन, तो 13 दिसंबर 1946। ये कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ना पता हो। उद्देश्य का प्रस्ताव सबको रटा हुआ है, यानी इससे सिद्ध होता है कि अगर हम केवल पिछले साल के अगर कहा जाए पेपर ही तैयार कर रहे हैं तो हमारे क्वेश्चंस आराम से हमसे जो है वो बन रहे हैं, आराम से। और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर तो जो है वो, क्योंकि पिछले साल ये प्रश्न आ चुका है और इससे लिंक करा हुआ क्वेश्चन आया था, तो जितने भी कोचिंग वालों ने आपके साथ जब भी जो है वो डिस्कशन किया होगा तो उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से बताई होगी कि यार कैसे जो है वो नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव जो है वो पेश किया और फिर उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, फिर वही जो है वो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टेक्निकली अगर कहा जाए कि प्रियम्बल के रूप में दिखाई दे रहा है। तो 13 दिसंबर, इसमें कुछ भी जो है वो बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऑलमोस्ट भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन, बिल्कुल सबसे सरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से एक जो है वो है। मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करने के लिए, अभी मैंने बताया था आपको कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैक्सिमम जो है वो लोकसभा का वहां और राज्यों में विधानसभा का 15% हो सकती है, इससे ज्यादा आप उसके अंदर जो है वो नहीं रख सकते मैम किसी भी स्थिति में। 91वां संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला जो वीडियो है मेरा, आप उसमें देखो, मैं नहीं कह रहा ये तो सबने ही पढ़ा होगा, बट उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जो थोड़े से टफ से लगते हैं। तो 2003 में ये हुआ था, इसमें ये साफ कर दिया गया था कि भैया आपको जो है वो उसको 15% के ऊपर जो है वो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, किसी भी स्थिति में। और बाकी ये करंट से भी जोड़ना चाहो तो जब मध्य प्रदेश में ये मुद्दा छाया था कि जब कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में गए और फिर बीजेपी ने जब सरकार बनाई और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आकार बढ़ गया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो जो है वो अभी सदस्यता इनकी तो लटकी हुई है न्यायालय में, तो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अगेंस्ट है, ऐसा मुद्दा भी था, वो भी कोर्ट में गया। बाकी तो मुझे जो है वो बताने की जरूरत नहीं। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 का अधिनियम, बिल्कुल ऑलमोस्ट बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबको जो है वो रटा हुआ होगा। राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो 72। हमेशा ध्यान रखो कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जब भी बात आती है तो जो 72 नंबर का आर्टिकल है उसके जस्ट बाद से ही जो आर्टिकल शुरू होते हैं, यानी वहीं से संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। आखिरी आर्टिकल है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित 72। 72 में राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का वर्णन, 73 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति कैसे विस्तृत होंगी, और 74 में फिर आ जाती है मंत्री परिषद। तो इस तरह से ये कोई टफ नहीं था, ऑलमोस्ट सबने जो है वो जब, और इस साल चूंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि राष्ट्रपति को जो है वो दंडादेश का निलंबन करने, उसका परिहार करने, उसका लघुकरण करने, ठीक है, यानी उस पर विराम लगाने आदि का भी जो है वो अगर कहा जाए अधिकार है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72। तो टफ क्वेश्चन नहीं है अगर आप करंट को सब्जेक्ट से नहीं जोड़ रहे। राष्ट्रपति चुनाव था तो राष्ट्रपति से संबंधित सब प्रश्न आना चाहिए। अगला है मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द कहे गए, एक मौलिक अधिकार उस क्षण। अब ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं मालूम, तो मैंने सर्च किया तो एक वेबसाइट मुझे मिली, इंडियन लाइव, क्या लिखा हुआ है, indianlibrary.com है ना, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वेबसाइट में देख रहा हूँ। तो उसमें मुझे ये स्टेटमेंट पंडित नेहरू का मिल गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड ए फंडामेंटल राइट शुड बी लुक्ड ओपन नॉट फ्रॉम, यही के यही स्टेटमेंट वहां पे डाला। तो चूंकि यही है, मुझे भी नहीं मालूम था भैया, सच्ची बात है, कुछ चीजें तो ऐसा सोचो कि सबको पता हो तो संभव ही नहीं। तो ये मैंने वहां से उठा लिया कि इसमें जो है वो जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है और ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। महाभियोग, यार 62 नंबर का आर्टिकल से जब आप 62 पे जाओगे तो वहीं से जो है वो कहानी जो है वो प्रेसिडेंट की खत्म होती है, ठीक है, 62 पे प्रेसिडेंट की कहानी खत्म होती है, क्योंकि 63 से जो है वाइस प्रेसिडेंट शुरू हो जाता है। तो 61 में ये साफ लिखा हुआ है कि भाई अगर राष्ट्रपति किसी कदाचार या किसी चीज का दोषी अगर है
तो हम उसके खिलाफ जो है वो महाभियोग कैसे लगाएंगे, क्या प्रक्रिया होगी, यानी दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से कैसे पास करेंगे, कैसे उसको कहेंगे कि भैया आओ अपना पक्ष रखो, अपनी बात रखो। ये भी उसमें है कि भैया जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा होगा तो उसको उसका खुद का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी होगा, तो आ जाओ। तो 61 में ये भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा लगा है इस बच्चे ने, बस ये एक आध क्वेश्चन गलत हो गया, बाकी तो ठीक है। तो इस पेज में टफ क्वेश्चन थे पॉलिटी के, यानी आप पॉलिटी के लेक्चर आपको मेरे देखने की आदत डालना चाहिए थोड़े से। तो टफ कौन से थे, एक ये स्टेटमेंट वाला, और स्टेटमेंट वाले तो हर बार उल्टे आते, बाकी क्षमादान शक्ति 72 इसको टफ नहीं बोल सकते, इम्पीचमेंट 61 इसको टफ नहीं बोल सकते, है ना, ये दोनों। और ये वाला मुझे नहीं मालूम था, तो जैसे मैंने कहा कि ये जो मैंने एक वेबसाइट देखी indianlibrarian.com जो है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ मिल गया। ठीक है, तो इसमें अलग अलग, जैसे इसमें आप जो है वो जो है वो जेड लॉरी का भी स्टेटमेंट इस बार देख लीजिए, सरदार हुकुम सिंह का भी देख लीजिए, खुद आप इसको फॉलो करिए, वेबसाइट के ऊपर आपको दिख रही होगी जो भी है ये वेबसाइट। और राधा कृष्णन का स्टेटमेंट भी देख लीजिए, B.R. अम्बेडकर का जो है वो जो है अगर कहा जाए स्टेटमेंट भी देख लीजिए यहाँ पर। तो इससे आपको, ये स्टेटमेंट से आपको कुछ आंसर्स मिल जाएंगे 3-4 अगले वाले PSC के लिए। ठीक है, चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो है अगर कहा जाए क्या कहता है। अब अगला है कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज F&X 2020 की मेजबानी कर रहा है यहाँ पर, पुणे। ठीक है, तो ये तो बेसिक था, इसमें कुछ जो है वो अगर कहा जाए बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में जो है वो अगर कहा जाए पुणे में इसकी जो है वो मेजबानी हुई, ये सरल प्रश्न था। ठीक है, अगले पर आते हैं। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की? महू, जबलपुर, भोपाल, छिंदवाड़ा। ये क्वेश्चन सपोज मान के चलो मुझे भी नहीं पता टेक्निकली, लेकिन आप लॉजिक से जा सकते। अगर थोड़ा सा अगर आपने MP में इंस्टीट्यूट वगैरह पढ़े होंगे तो आपको ये मालूम है कि महू के अंदर जो है वो मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग है। कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स पे जितना काम होता है वो सब जो है वो MP MCTE के अंतर्गत ही होता है, यानी उसका नाम ही है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग। तो चूंकि वो मिलिट्री कॉलेज टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इसीलिए उसका आंसर महू है। इसको मैं दिखाता हूं आपको, ये प्रश्न कैसे आप आंसर तक जा सकते हैं इसको दिखा देता हूं, बाकी तो नहीं। जैसे यहाँ आप कुछ मत करिए, एक सेकेंड, यहाँ पर टाइप कर लीजिए आप क्या, क्वांटम लैब ना, क्वांटम लैब लेबोरेटरी MP कर लिए, ये आ गया, ये PIB आ रहा पहला, पहले ही खोल लिया मैंने। अब ये है 2021 का, द इंडियन आर्मी मेकिंग, ठीक है बाकी तो पढ़ना चाहिए, द आर्मी विद द सपोर्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंटली स्टेब्लिश क्वांटम लैब इन मिलिट्री, देखो क्या लिखा हुआ है, क्वांटम लैब एट मिलिट्री कॉलेज टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू MP। ठीक है, MCT, ये तुक्के से भी जा सकते थे, आप सकते हैं, है ना। यहाँ पर इंडियन आर्मी हैज आल्सो एस्टेब्लिश एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सेंटर द सेम इंस्टीट्यूशन विथ ओवर 150 जो है वो डिप्लोमा। यार हिंदुस्तान में इतना फेमस है ये महू का मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आप सोच नहीं सकते, इतना ज्यादा फेमस है। तो इसको तो अपन आंसर तक ले जा ही सकते थे, इसमें तो कुछ जो है वो बात ही नहीं थी यहाँ जो है। फिर अगले के ऊपर आ जाते हैं, अगला है मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, सबको मालूम है इन्वेस्टर मीट इंदौर में हुआ, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लोकसभा के प्रथम स्थल के रटे रटे आ रहे हो तुम लोग, गणेश वासुदेव मावलंकर अपनी गांधीवादी टोपी के लिए जाने जाते थे, MPPSC कम से कम 5-6 बार पूछ ली होगी। अगला जो है वो है, हाँ चला गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? रंगा, अरे पहले से एलिमिनेट हो गया, रंगा स्वामी तो हॉकी का सबसे फेमस टूर्नामेंट है। आप अगर हॉकी के कुछ फेमस अगर जो है वो टूर्नामेंट देखोगे उसमें से एक आता है रंगा स्वामी। तो जहां एक नहीं है, अब किस किस में एक नहीं है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, 2 3 4 खुद ही आंसर हो, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शीश महल, यादविंद्र कप और रोवर्स कप खुद ही सेट हो, उसने आपको हेल्प कर दी, यार आप मुझसे हेल्प ले लो। हॉकी एक ही जगह से प्रश्न उठा है, हॉकी हॉकी से, है ना, दोनों तीनों क्वेश्चन। हॉकी के खेल के लिए 2020 में लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया, मुझे याद नहीं था टेक्निकली। तो मैंने देखा इसको, अभी एक सेकंड स्क्रीन रोक कर भी देखा, मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं भी कुछ बिल्कुल 100% परफेक्शन के साथ ही पढ़ा रहा हूँ। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये वाला तो मुझे पता ही नहीं। ठीक है, तो मैंने देखा कि इसमें जूट फेलिक्स जो है वो सेबेट्रियन का नाम आ रहा है, तो ये आप अपने को याद रखना है कि इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, जूट फेलिक्स सेबेट्रियन जो है वो उनको जो है वो दिया गया है, ये वाला याद रखना।
अगला जो है वो गोल्डन बॉल। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होना था, क्योंकि ये मुझे भी याद है और केबीसी में भी आएगा इस बार 25 लाख रुपए के लिए, क्योंकि मेसी दुनिया में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 2 बार जो है अगर कहा जाए गोल्डन बॉल जीता, 2 बार। और जब ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ कतर का, उसके बाद जब इनको गोल्डन बॉल मिला तो ये आया कि वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में जिन्होंने एटलीस्ट मतलब 2 बार जो है वो गोल्डन बॉल जो है वो अवार्ड जीता। तो इसीलिए उनके साथ ये रिकॉर्ड जो है वो बन गया। तो चूंकि उनके साथ ये रिकॉर्ड बन गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी क्या हो गया, अपने लिए जगह बना चुका है। ठीक है, क्या आएगा वो देखने वाली बात है। चलिए अगले के ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ का मुख्यालय कहाँ है? रटा होगा सबको। ठीक है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर पर अभी कितने बार आप लोगों को बता दिया है कि रोम में ही जो है वो इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल मिलेट का। सौभाग्य योजना बहुत बेसिक है, सबको गांव वाला अगर कोई होगा तो उसको मालूम होगा कैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ाया जाए, गांव में विद्युतीकरण कैसे हो, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की और हम काम कैसे करें। ऐसे भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन पिछली साल 2022 में महारत्न कंपनी में बना। ठीक है, उसने कैसे जो है वो काम किया वो सब पे जुड़ा हुआ है, तो उससे भी लिंक था। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष तो मनोज पांडे है, इसको समझाने की मुझे कोई आवश्यकता जो है वो है ही नहीं कि क्या समझाऊं। भूरा सिंह दा बारासिंगा एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, 2 3 4 बार आ गया। सबका ही सही होगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सबका ही सही होगा, किसी का गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ढोकरा कला, ढोकरा अगर कभी भी कोई ट्राइबल प्रदर्शनी देखी होगी ना, वहाँ जो पशु पक्षियों के वो जो धातु से बने हुए, ये एग्जैक्टली वैक्स आर्ट है। पहले वैक्स से तैयार करते हैं डिजाइन, फिर उसको जो है वो चारों ओर से मिट्टी से ढक कर उसके ऊपर जो है वो जो पिघला हुआ जो नॉन मेटल मटेरियल है, जैसे अगर कहा जाए इसमें कॉपर का जो कॉपर टिन का एलॉय है, इनका इस्तेमाल जो है वो ज्यादा होता है, यानी कांसे का इस्तेमाल ज्यादा, सबसे ज्यादा तो कांसा इस्तेमाल होता है। उसको डाल देते हैं तो वो वैक्स पिघल के खत्म हो जाता है और उतनी जगह डिजाइन आ जाती है, उसको बोलते हैं ढोकरा। किसी भी ट्राइबल म्यूजियम में चले जाओ यार, रखा हुआ मिल जाएगा, इतना कॉमन है। तो पहला ये कला बैतूल के भारेवादीवादी समुदाय करते हैं, 100% करते हैं, सबसे फेमस है। अगर आप ढोकरा अगर मध्य प्रदेश में देखना चाहोगे तो बैतूल में आप चले जाओ। इसमें जो है आंवला के आसपास का जो क्षेत्र है ना, आंवला है, टिगरिया है, उसके आसपास ये कला तो बहुत फेमस है। वहां पर ये मतलब बिकता भी है, वहां से सामान मध्य प्रदेश सरकार इसको प्रमोट भी करती है, ढोकरा आर्ट को। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में तो वैसे क्या कहते हैं, नेचुरल बैक्स आर्ट भी बोला जाता है। ये पहला सही है। दूसरा, ये आलो धातु की कड़ा ढलाई, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इसमें लोहा यूज नहीं होता। लोहा वो अगरिया ट्राइब जो है ना, अगरिया जनजाति, वो लोहे के काम करती है, वो अलग होते हैं लोहे के। वो जो है वो अगर कहा जाए कि लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी नहीं होती। मैंने तो, मेरी क्लास वाले बच्चे तो हंस गए होंगे देख के, क्योंकि इसका वीडियो दिखाता रहता मैं हर कभी इनको, कि देखो पहले के जमाने में कितना एडवांस थे कि वैक्स से पूरा मोल्ड करके डिजाइन तैयार करते थे, फिर उसमें गर्म धातु डालते थे, वैक्स पिघल के निकल जाता था, धातु अपनी जगह बना लेती थी। तो ये जो है वो अगर कहा जाए कि इसमें इस्तेमाल तो आलोह धातु, ये भी सही है। विवाह समारोह का कोई जो है वो कनेक्शन नहीं, तो सी वाला जो है वो अगर कहा जाए गलत हो गया, सभी कथन सही वाला गलत नहीं, मतलब ये वाला तो छोड़ दे। तो हमारा आंसर समझ पड़ गया। इसमें ये भी मैं बता दूं क्या क्या याद रखना है। मोस्टली गोंड ट्राइब से जुड़ा हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में फेमस है ढोकरा के लिए, पूरे हिंदुस्तान में। मध्य प्रदेश में बैतूल, स्पेशली आंवला और टिगरिया। ठीक है, कोई अगर वहां का होगा तो वो बहुत अच्छे से जानता होगा, आंवला और टिगरिया। मोस्टली अगर कहा जाए कौन सी कम्युनिटी से जुड़ेगा, भारवा। ठीक है, तो भारेवा जो कम्युनिटी है वो गोंडों से ही जुड़ी हुई, मतलब गोंडों की एक सब ट्राइब है। कोई पूछेगा भारेवा किसकी उपजाति है, तो गोंड जनजाति की उप जनजाति को भारेवा कहा जाता है। उसका जो है वो एक परंपरागत आर्ट है। तो ये अपने को जो है पता होना चाहिए। निर्मल वर्मा अभी कल ही बताया था, लंदन की किसी उनको मिला है, जब मैं यूट्यूब पे वो परसों मैंने डाला था उसमें। तो हमारी भाषा जो हिंदी है, उसको कैसे हम देश विदेश तक पहचान दिलाएं, कैसे दुनिया तक हमारी लैंग्वेजेस जो है वो पहचानी जाए, स्पेशली हिंदी, सब भाषा नहीं, हिंदी। उसके लिए जो है वो अगर कहा जाए कि ये निर्मल वर्मा जो है वो अवार्ड हम देते हैं। तो भारतीय प्रवासियों द्वारा, प्रवासी अभी आप देखिए उसमें लंदन के, मुझे नाम याद नहीं आ रहा किसको दिया, मैंने जो लिस्ट दिखाई थी उसमें है, उनको लंदन में जो है वो उन्होंने हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार किया, तो उसके लिए जो है वो ये अवार्ड दिया। और निर्मल वर्मा का तो संबंध, अगर आप हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे तो इतना कुछ काम उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए किया कि आप सोच नहीं सकते। और हमारे मध्य प्रदेश से तो जो है वो खासकर जो है वो उनका जो है वो जुड़ाव जो है वो है। तो
कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है कि शायद बन जाए। क्या बनेगा वो देखने वाली बात है यहाँ पर। चलो इतना याद रखना यहाँ पर। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। मैं इसमें एक टफ था ये वाला शायद, क्योंकि भारेवा आदिवासी कम्युनिटी जो है वो गौड़ की जो उपजाति है वो शायद बहुत कम लोगों को पता हो। तो पता नहीं हो तो उनके लिए टफ है। बाकी तो क्वेश्चन जो है वो पूरे जो है वो सरल थे, कोई भी इसमें जो है वो कठिन क्वेश्चन जो है वो नहीं था। तो 68 16 ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पेज क्या कहता है। ये पेज तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा पेपर ही छप गया हो। अभी मैंने एक टेस्ट बनाया था परसों, 2-3 दिन पहले एमपी के लिए, उसमें इसे 3-4 क्वेश्चन। कलचुरी शासक गांगेय देव और उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण। सबसे सिंपल है अलबरूंगी, कोई मेहनत नहीं करना यार। गांगे देव, विद्याधर, राजा भोज ये सब समकालीन राजा थे। सबका समय एक समान था, यानी 1000 से 1040-50 के बीच ने शासन किया। सब ने, गांगे देव का भी लगभग 1000 से 1030-40 का शासन, राजा भोज का भी 1000 से 1050 के बीच का, विद्याधर का भी लगभग यही शासन। इन सब ने कॉन्फ्लिक्ट, और इसी समय महमूद गजनवी गजनी ने आक्रमण किया। अलबरू ने किताबुल हिंद में, तहकीक हिंद जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें इन सब का जबरदस्त भरपेट उल्लेख किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, गांगे देव, राजा भोज, ठीक है, विद्याधर, ये सब आपस में समकालीन थे। गांगे देव के बाद तो लक्ष्मीकरण बना राजा, ठीक है, उसको लगा इसके पिता को हराया था इसने भोज ने, उसका दिमाग खराब हो गया, उसने कहा साला मेरे पिता को कैसे हरा दिया इसने। उसने फिर राजा भोज के को जो है अगर कहा जाए युद्ध में हराया, और राजा भोज का एम्पायर ऑलमोस्ट जो है ध्वस्ती कर दिया उसने पूरा के पूरा। इसके जस्ट लड़के लक्ष्मीकरण, जिसने अमरकंटक में जितने आपने टेम्पल्स देखे होंगे, स्टोरी में कई बार सुनाता रहता हूँ बच्चों को। तो अभी मैं सीरीज शुरू करूंगा, आप लोगों को ऐसी स्टोरियां सुनाऊंगा, ये क्वेश्चन आपके मैं करा दूंगा तैयार। ये क्वेश्चन मैंने सेम दिया था, ये भी मैंने अभी दिया था। भागीरथ सिलावट, सादत खां, वंश गोपाल, को बच्चा देख रहा हो कहेगा कि ऐसा तो नहीं कि पीएससी ने यहीं से टीप लिया। इंदौर, इन तीनों का जो है वो संबंध इंदौर से था, बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस स्तूप के तोरण, अरे कभी सांची चले जाओ, अशोक के दोनों तरफ उसकी वाइफ है। कभी अगर कहा जाए सांची चले जाओ, आप कुछ मत करो, इंटरनेट के ऊपर जाओ और बेसिक अगर कहा जाए टाइप करो सांची स्तूप, और जो है वो जो है वो अगर कहा जाए अशोक की वाइफ, ठीक है, तो आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। सांची के ऊपर होगा तो मैं अभी आपको जो है वो दिखा भी दूंगा इसके अंदर थोड़ी बहुत देर में अगर कहा जाए। ये रिकॉर्डिंग रुक तो नहीं गई? नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे रिकॉर्डिंग रुक तो नहीं गई यहाँ पर। हाँ, धर्म राजेश्वर, क्यों गलत कर दिया मेरे भाई तूने, क्यों गलत कर दिया? जब मध्य प्रदेश में, जैसे अगर हम महाराष्ट्र जाते हैं, एलोरा एक पत्थर से बने हुए अपने कैलाशनाथ टेम्पल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, दंती दुर्ग का, सेम के सेम मंदिर जो है वो हमारे यहाँ धर्म राजेश्वर मंदिर है, बिल्कुल वैसा के वैसा बना है। 50 बार क्लास में पढ़ा चुका हूँ। सेम के सेम बना हुआ, एक ही पत्थर पे बना हुआ है, और दशपुर यानी मंदसौर में बना हुआ है। तो मंदसौर को ही एंशिएंट टाइम में अपन क्या बोलते थे, दशपुर कहते थे। क्यों जो है वो अगर कहा जाए यार, क्या अब ये तो फिर गलत बात है। ठीक है, यहाँ पर मंदसौर में है ये टेम्पल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर कहा जाए कि इसको बहुत ही ज्यादा, जो बच्चा क्लास वाला होगा उसको तो 1 सेकंड में आंसर जो है वो पकड़ लिया होगा, इसमें कोई दोहराई की जो है बात नहीं। बिल्कुल एलोरा के टेम्पल की, बस यही कि हमारे टेम्पल्स को ज्यादा कोई प्रचारित नहीं कर। अगला है पंडित द्वारिका प्रसाद में से, क्यों पीएससी वाले रट रट के वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी एडीपीओ में आया था ये लोकमत वाला, अभी एडीपीओ में प्रश्न पूछ लिया अगर कहा जाए तो फिर तो छोड़ ही दो। आनंद सिंह श्याम धनैया भाई, अभी आप खजुराहो चले जाओ, ठीक है, ये जो अभी प्रधानमंत्री ये जो G20 की कॉन्फ्रेंस हुई वहां, वो जो पेंटिंग्स बनाई है इन्होंने बनाई है। 2-3 ही 4 लोग कलाकारों को बुलाया गया है, उनमें से एक ये भी है अगर कहा जाए, गौंड चित्रकार हैं, और गौंड चित्रकला के लिए फेमस है यहाँ पर अगर कहा जाए। ठीक है, तो इस पेज में तो कोई, अच्छा ये रह गया ना, तुलसी शोध संग्रहालय से, ये तो खैर बच्चे ने सही लगाया, सतना है, ठीक है, तुलसी जो है वो तो ये गलत हो गया। तो इस तरह से सांची दिखा भी दूंगा, अगर आपका मन करेगा कि आप दिखा दूं तो आपको दिखा भी सकते हैं कि हाँ सांची के गेट के ऊपर जो है वो यहाँ पर देखो, दिखा देता हूँ, 1 मिनट स्क्रीन रोककर आपको मैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि यार दिखा दिए जाए। इतना कॉमन फोटो है, अशोक एंड हिज 2 क्वीन वाइफ, सांची, इतना कॉमन फोटो है ये, कोई भी सांची जाएगा तो आराम से देख सकता है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसियों की सलाह मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुसार, अब के सांथनम, यार ये तो बेसिक बच्चों वाला पीएससी, कई बार तो कई दुख होता है कि क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, बेसिक सा प्रश्न।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 रटा हुआ होगा? किसी का गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर कहा जाए लाभ के पद पर, ये बच्चे ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो 83 का डी ये भी बिल्कुल सही है, यानी अभी एक भी क्वेश्चन टफ नहीं। अगले पर राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो गठित समिति पिछली बार भी आ चुका है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित होती है समिति, मोस्ट आईएमपी है, बेसिक है, आपको बनी क्या होगा, कुछ उसमें दो राय की बात ही नहीं। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अभी ये जो 85वां क्वेश्चन है मेरा, अगर कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार का बच्चा देख रहा होगा वीडियो तो वो कहेगा कि हाँ सर, मैंने पढ़ाते समय बोला था ये साल आएगा ही आएगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार में। क्यों आएगा मैंने ये बोला था, क्योंकि अमेंड हुआ और इसमें 5 सदस्य डाले। इसकी फाइल देखो मैंने खोल के रखी तुम्हारे लिए, ये देखो, ये बड़े बड़े अक्षर में लिखा है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम। ये है 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से किसी ऐसे की जाएगी जो पिछड़े वर्ग से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हैं, उनके कार्य के लिए। एक्चुअल क्या हुआ इसमें, पहली बार ये 2-3 चीजें अमेंड करी। पहला कि एक उपाध्यक्ष का पद जोड़ा, ये पहला, पहले कभी हमारे मध्य प्रदेश के किसी आयोग में उपाध्यक्ष का पद है ही नहीं। ये एकमात्र ऐसा आयोग है जिसमें उपाध्यक्ष का पद है। तो जब मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाले बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैंने उनसे कहा था कि यार ये वाला क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा, है ना। तो ये तो है। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन विश्लेषण कीजिए। मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगा, बिल्कुल सही। आयोग का काम मानव अधिकार का अनुसंधान करना, ये भी सही है। उसमें भी कैसे और नया क्या हो वो भी है, दोनों ठीक है यहाँ पर। तो इसमें तो कोई गलत है ही नहीं ये वाले के ऊपर, और तो कुछ छूटा नहीं इस पेज का, बिल्कुल सही। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पेज क्या कहता है। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्त कहाँ से विनिर्दिष्ट है? प्रथम सूची, अनुसूची, द्वितीय। यार पीएससी वाले कुछ तो थोड़ा शर्म कर लो भैया। ठीक है, सेकंड, सेकंड में उसके वेतन भत्ते, थर्ड में उसकी ओथ, उसको शपथ कैसे लेना है, ये तीसरी वाली अनुसूची में है ना। तो दो। नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री करेगा, और कौन करेगा जब प्रधानमंत्री नहीं बनाया है उसको टेक्निकली। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं, ये सही। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 फरवरी 1994 को। और मध्य प्रदेश राज्य जो है वो अगर कहा जाए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। किसी भी बच्चे का गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 1-2 बार नहीं, पता नहीं जो है वो अगर कहा जाए कितनी बार अलग अलग एग्जाम्स में जो है वो पूछा जा चुका है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो फिर तो दुखद है यहाँ पर। और पीएससी को ऐसे क्वेश्चन पूछने से बचना भी चाहिए, मुझे लगता है कि बचना चाहिए। ठीक है, तो एक ये ध्यान रखिएगा, 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। 15 फरवरी 1994 को एनबी लोहानी उसके पहले जो है वो मुख्य जो है वो निर्वाचन आयुक्त जो है वो नियुक्त हो गए। फिर संघ और राज्य की लोक सेवाओं का प्रावधान 315। हे भगवान, क्यों पीएससी जो है वो अच्छे बच्चों का कंपटीशन बिगाड़ रही है रे। 90 वाले का तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या बचा अगला? ई गवर्नेंस में कौन सा एक सटीक लगता है ना? तकनीक आधारित शासन व्यवस्था देना, बिल्कुल सटीक है। ये बच्चे ने बढ़िया, इंटेलिजेंट है मतलब ये बंदा। तकनीक आधारित शासन व्यवस्था देना, ये सही है। आभासी सहायक, एलेक्सा, एलेक्सा गाने सुनाओ, एलेक्सा फलाना करो, यहाँ पर एलेक्सा। ठीक है, अगला है जो है कोर्टाना। ठीक है, अरे कोर्टेना भी माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल असिस्टेंट है ना। मेरे ही अभी ये मेरा लैपटॉप है, इसी में है। अभी मैं मिनिमाइज करके यहीं चला के बता दूं तुम कहो तो, वो इसी के अंदर है। सीरी, एप्पल यूज करने वाले को तो हाय सीरी। ठीक है, एक पहला वर्ड बोला था हाय सीरी, हाय वीरेंद्रा, वो मेरे को ऐसे ही बोलती है जब होता है ना। तो कॉर्टाना जो है वो याद रखना, जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। एलेक्सा तो सबको ही पता है, सीरी एप्पल का है। कृत्रिम बुद्धि के जनक जनरली कई बार तो एलन ट्यूरिंग भी बोल देते हैं लोग, टेक्निकली जॉन मैकार्थी ही है, वही लगाना है आपको, और कुछ जो है वो लगाने की जरूरत नहीं। और ये 94 वाले को इंग्लिश में पढ़ा करो ऐसे। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या करेगा? थ्रेट को रोकेगा, डिफेंस अगेंस्ट जो है वो इंटरनल जो है वो थ्रेट को भी रोकेगा, ये सब करेगा। इसीलिए ये सब कुछ जो है वो अगर कहा जाए साइबर क्राइम, यानी साइबर क्राइम वाला कोई भी क्वेश्चन इसमें जो है वो अगर कहा जाए गलत नहीं। कॉर्टेना जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं कैसा रहेगा कि समझ आ जाए, तो देखिए। अगला है देश की सीमा से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? अमीरी, अंतर क्रियाशीलता, विश्वव्यापी पहुंच, सर्वविद्वता। हमेशा विश्वव्यापी पहुंच ही होगा ना, बाकी कुछ तो हो नहीं सकता ई कॉमर्स में।
अगला है कौन सा रोबोट के फायदा नहीं है? असमर्थ मनुष्य की मदद कर सकते हैं, बिल्कुल फायदा है। खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किया जा सकते हैं, बिल्कुल। अभी मैंने आपको बताया था दक्ष नाम का रोबोट, कहीं अगर माइनिंग है तो उसको हटाने के लिए इस्तेमाल, थकते नहीं है, विश्राम नहीं करते, ये भी सही है। नौकरियों को स्थापित कर सकते हैं, यहाँ पर कर कहा जाए, ये सही बात है ना, इससे नौकरियां कम होंगी, तो सी जो है ये बिल्कुल सही है। इनका फायदा नहीं, नौकरियां विस्थापित होंगी तो यहाँ पर। सोशल मीडिया अनुकूलन, अब ये इंग्लिश में याद रखिए, सोशल मीडिया अनुकूलन, इसी में पीछे हूं मैं, इसलिए मेरा चैनल जो है वो ज्यादा चलता नहीं है, आप लोग लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, करते तो मजा ही कुछ और होता भी। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, इसका मतलब होता है इजिली क्रिएट पब्लिसिटी सोशल नेटवर्क। आप सोशल नेटवर्क के ऊपर क्या क्या दिखा रहे हो अपने चैनल को, जैसे कहते हैं ना, आपके चैनल ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा, एसएमओ बोला जाता है ना, तो उसका फायदा मिलता है यहाँ पर। तो वो एसएमओ का मतलब ही है, आज जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग हो रही है उसमें सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ही वो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो होती है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। अगले के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन याद रखिए, इसने आपको उलझा दिया, जिनका साइंस ने उनके लिए दुखा दी है। मेरा तो चूंकि मैंने तो जिस साल मेरा ग्रेजुएशन हुआ उस समय बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स आया था, तो मैं तो डायोड स्विचिंग विचिंग उस समय ही पढ़ा हुआ था, तो मुझे तो कष्ट नहीं, लेकिन टेक्निकली ये 12th क्लास का 11th क्लास का उन्होंने जो है वो मॉडर्न फिजिक्स पूछ लिया। निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति से स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? शॉर्ट की डायोड। जिस बच्चे का ये पेपर है वो तो खुद ही इंजीनियर है, ठीक है, इंडियन रेलवे में, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये शॉर्ट की डायोड तो ठीक है, ये मतलब आंसर है। अभी शॉर्ट की डायोड कैसे काम करता है ये इसके लिए किसी दिन फुर्सत में आपसे चर्चा में अलग से करूंगा। यहाँ पर उसमें शॉर्ट की डायोड ही यूज होते हैं, ठीक है, मतलब अभी तो नहीं है, टाइम बहुत लेट हो गया ऐसे ही। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के पक्षपात का स्रोत नहीं है? डेटा है, एल्गोरिदम है, क्षमता है, लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। इसको अगर इंग्लिश में देखोगे ह्यूमन, ह्यूमन से जो है वो अगर कहा जाए जो है उन तीन चीजों के ऊपर जो है वो टिका हुआ है। और आखिरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए, इसको इंग्लिश में देखना, विच ऑफ फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? ठीक है, इम्प्योरिटी इंजेक्शन। जिसने फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी है, जिसका सेमीकंडक्टर के ऊपर कमांड है, जिसने इंजीनियरिंग करी है, उनको ये क्वेश्चन बना होगा। बाकी बच्चे टेंशन ना ले, नहीं बना होगा तो कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं हो गया। तो इसका आंसर तो ये, क्योंकि तीन चीजों पर ये इनमें से कोई एक रहता है, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, यहाँ पर इस पेयर के साथ ये वाला नहीं होता। तो इसका आंसर है डी, इसके ऊपर वाले का आंसर। इस तरह से पूरा मैंने आपको पेपर अच्छे से समझाते हुए सॉल्व करा। और बस आपसे इतना अनुरोध है, अब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए मेंस आपकी पूरी प्लानिंग मैं कराऊंगा कैसे करना है। और जो साइंस वगैरह में आपको जो दिक्कत आई, अब मेरे 3 वीडियो डले हैं साइंस के, आप देखिए, तो कंप्यूटर के भी डले हैं, आप देखिए, तो नेचर तो समझने की कोशिश करिए एग्जाम क्या नहीं। अभी आपको मैंने महू वाला क्या बताया कि आप आराम से वो क्वांटम लैब तक जा सकते थे, अगर आपको पता होता है कि यार महू में भी टेलीकम्युनिकेशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए जो है वो इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, ये चल रहा है, तो हम वहां तक जाते। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अभी बज रहा है 4:15। ठीक है, यानी ये पेपर को मुझे करने में लगभग 1.5 पौने 2 घंटा, 2 घंटा तो लग ही गया। बस ये 15 मिनट में जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, 4:30 बजे तक आप लोगों के ऐप के ऊपर मिल जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, बोलते समय हो सकता है एक आध कोई क्वेश्चन में अगर मिस्टेक होगी तो डिस्क्रिप्शन में बाद में मैं सॉल्व करा दूंगा, है ना। कोई आदमी 100% पूर्ण तो कोई भी नहीं हो सकता। मैंने भी अपनी तरीके से जो सबसे बेहतर होगा वहां तक ले जाने की आपको कोशिश करी है, मैं भी पूर्ण तो नहीं। जहां मुझे डाउट लगा वहां मैंने नेट रोक कर, फाइल को रोक कर आपको दिखाया कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ईश्वर करे कि आपको सबको सफलता मिले। मेंस सब लिखिए, परसों मेंस की क्लास की स्ट्रेटजी के ऊपर हम जो है वो काम करेंगे परसों से। और अगर किसी बच्चे ने मेरी टेस्ट सीरीज ले रखी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना कि हाँ सर कितना फायदा मिला उसको। ये जितने हिस्ट्री विस्ट्री के आड़े टेढ़े क्वेश्चन सब मैं पूछ चुका हूँ उसमें।